चौकी पर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल मौजूद था। वो कृपाराम के ऑफिस में उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने घूर कर सुनील को देखा। सुनील ने लापरवाही से कंधे उचकाए। बाज नहीं आए? प्रभुदयाल गुस्से से बोला। किस बात से? सुनील बोला। तुम्हें नहीं पता किस बात से? नहीं। पता होता तो पूछता। कोठी में क्यों घुसे? वहां घुसने पर पाबंदी है? सवाल के बदले सवाल मत करो। जवाब दो मेरे सवाल का। यही जवाब है मेरा। वहां घुसने पर कोई पाबंदी नहीं। हो भी तो ऐसी कोई पाबंदी प्रॉपर्टी के मालिक लागू कर सकता है, पुलिस नहीं। पुलिस भी लागू कर सकती है। क्यों भला? वो मौका वारदात है। किस वारदात का मौका है वो? वहां एक चोरी हुई है जिसके चोर की शिनाख्त हो चुकी है। आधी रात को चोर का फिर वहां पहुंचना उसके किसी बेजा इरादे की चुगली करता है। चोर कौन? जैसे तुम्हें नहीं मालूम। चोर तुमने वहां मकतूल रंजीत महाजन की स्टडी से एक दस्तावेज, उसकी वसीयत चुराई है। तो जो बात तो जो इंसल्टिंग जुबान पीछे सोफिया के रेस्टोरेंट में लीलावती ने बोली थी, वो उसकी गैरहाजिरी में अब आप बोलेंगे? देखो, पीछे मैंने तुम्हारा लिहाज किया, इसका ये मतलब नहीं कि अव्वल तो कोई लिहाज किया नहीं था। किया था तो क्यों किया था? मैंने कोई अर्जी लगाई थी आपके पास ऐसा करने के लिए? प्रभुदयाल ने खा जाने वाली निगाहों से सुनील की तरफ देखा। सुनील ने नकली जम्हाई ली। ये दोनों क्यों है तुम्हारे साथ? प्रभुदयाल बोला। इसलिए हैं, सुनील बोला, क्योंकि मुझे शहर से बाहर कहीं अकेले आने जाने में डर लगता है। रात के वक्त तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है। शट अप। यस बॉस। आप दोनों बाहर जाइए। रमाकांत, आप दोनों बाहर जाइए। मालको, रमाकांत ने कहना चाहा। कृपाराम, प्रभुदल गर्ज कर बोला। हाँ सर जी, हड़बड़ाया सा कृपाराम बोला। इन दोनों को चौकी से बाहर निकालो। अगर ये कोई अड़ी करें तो गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद करो। किस इल्जाम में? रमाकांत ने प्रतिवाद किया। बताएंगे। कल या परसों या उससे अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो बताएंगे। ये तो धांधली है। बोलना मजिस्ट्रेट को। ऐसी हाई हैंडेडनेस वर्दी उतरवा सकती है मालको? उतरवाई दो। मैं खुद इस वाहियात नौकरी से बेजार हूं। रमाकांत ने सुनील की तरफ देखा। सुनील ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। रमाकांत और अर्जुन बाहर निकल गए। कृपाराम यूं उनके साथ बाहर निकल गया जैसे उसे उनके वापस लौट आने का अंदेशा हो। पीछे सुनील प्रभुदयाल के साथ अकेला रह गया। बैठो। प्रभुदयाल कदरन नर्म लहजे से बोला। थैंक यू। कोई सिगरेट विगरेट सुलगानी हो तो सुलगा लो। थैंक्स अगेन। अभी जरूरत नहीं। पीछे राजनगर में सोफिया के रेस्टोरेंट में तुम्हें लीलावती और उसके बेटे की मौजूदगी में मेरी किसी पूछताछ से ऐतराज था, इनकार था। अब क्या पोजीशन है? क्या पूछना चाहते हो? इस बार भी सुनील संजीदगी से बोला। तुमने मकतूल की स्टडी से वैसी कोई वसीयत चुराई है जिसका लीलावती ने जिक्र किया था? प्रभु, इस सवाल की दो बातों से मुझे तब भी एतराज था और अभी भी है। एक तो ये कि मैंने वैसी कोई वसीयत नहीं चुराई थी जैसा कि दावा उस औरत का है। दूसरे, मैंने वसीयत चुराई नहीं थी। रिपीट, चुराई नहीं थी। तो क्या किया था? वहां से एक डॉक्यूमेंट बरामद किया था। ये बात तुम कबूल करते हो? हाँ। ये जानते बूझते कि इसे जुर्म का इकबाल माना जा सकता है। कैसा जुर्म? कैसा इकबाल? वो डॉक्यूमेंट जो कि एक वसीयत है,
मकतूल की स्टडी में मौजूद था और उसे उसकी प्रॉपर्टी का दर्जा रखता है, जिसे उठाने, अल्टर करने या नष्ट करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं। कबूल, लेकिन मैं कोई नहीं हूं। तो क्या हो तुम? पहले मैं ये बात साफ करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट क्या है। वो मुझे मालूम है, वो एक वसीयत है, जिसे लीलावती जाली करार देती है। लेकिन मेरा दावा है कि वो असली वसीयत है, जो कि मकतूल ने अपने कत्ल से एक दिन पहले की थी। मैं इस बात की तस्दीक कर चुका हूं कि उसमें दर्ज मुकम्मल तहरीर मकतूल के अपनी हैंडराइटिंग में है और उस पर उसके कत्ल से एक दिन पहले की, यानी कि परसों की 26 जनवरी की तारीख पड़ी है। प्रभु, वो वसीयत इस घड़ी मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि जैसे कि वो और बकवास कर रही थी, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास्ट क्रेडिट का लिहाज करके मेरा यकीन जानो कि उसकी बाबत मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और कल मैं उसे पेश भी कर दूंगा। ओके, किया विश्वास। अब आगे बढ़ो। उस वसीयत में मरने वाले ने मुझे वसीयत का एग्जीक्यूटर मुकर्रर किया है, यानी कि उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि वसीयत में उसने अपनी जो इच्छाएं प्रकट की हैं, उन सब पर पूरा पूरा अमल होने की मैं तस्दीक करूं। ये सुनिश्चित करूं कि उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति का उसकी इच्छानुसार बंटवारा हुआ। इसलिए उसकी मौत के बाद बतौर एग्जीक्यूटर उसकी वसीयत को अपने कब्जे में करना मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी, मेरा हक था। और तो और, वो वसीयत किसी और के कब्जे में चली जाती, खुद तुम्हारे कब्जे में चली जाती, तो मुझे उसको वापस हासिल करने का अधिकार होता। मैं मांग करता कि मकतूल की वो वसीयत बिना किसी हील हुज्जत के उसके एग्जीक्यूटर को या उस मजिस्ट्रेट को जिसकी अदालत में कि प्रोबेट का केस लगता सौंपी जाए। अब बताओ, क्या ये इंसाफ है कि वो औरत पब्लिकली मुझे चोर कहे और तुम उसे तरजीह दो? प्रभुदयाल का स्वमेव ही इंकार में सिर हिला। जो कुछ मैंने कहा उसमें अल्फाज मेरे हैं, लेकिन लीगल ओपिनियन इस शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर चैटर्जी की है। मैं तुम्हें भी इस बाबत अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मशवरा करने की राय देता हूं, जो कि यही कहेगा कि वसीयत तो क्या, मरने वाले द्वारा अपॉइंट किए गए एग्जीक्यूटर को उसकी हर चीज को, कोठी, बंगला, जायदाद, बैंक बैलेंस अपने कब्जे में लेने का अख्तियार है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि पहले तुमने पूछी नहीं थी। फिर भी बता सकते थे। बता तो सकता था। तो क्यों ना बताई? वो क्या है कि जब कोई पुलिस का आला अफसर, आला और रुबीला अफसर जैसे कि तुम हो, पब्लिक में मेरा पुलंदा बांधना लगता है, तो मैं ऐसा नर्वस हो जाता हूं कि मेरे मुंह से बोल नहीं फूटता। अब तो फूट रहा है। अब क्योंकि मैं पब्लिक में नहीं हूं, इसलिए नर्वस नहीं हूं। कल वो वसीयत मुझे दिखाओगे? चांदी की तश्तरी में रखकर, सोने का वर्क लगाकर, हीरे की लौंग जड़कर। किताब का क्या किस्सा है? ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक किताब का वसीयत में जिक्र है। कल दिन में जब मैं महाजन की स्टडी में गया था, तो उसके डेस्क में मुझे इस किताब की डस्ट जैकेट चढ़ी एक डायरी पड़ी मिली थी। रात को जब मैंने डेस्क से वसीयत बरामद की थी, तब वो वहां नहीं थी। मुझे लगता है उसे वहां से लीलावती ले गई। वही ले गई थी। अच्छा, कबूल किया उसने ऐसा? हाँ, तुम तो कुछ बक्के नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उस बाबत सख्ती से उससे सवाल किया था। वो कहती है कि उसने ऐसी एक किताब दराज में पड़ी देखी थी, जिसे वो पढ़ने के लिए ले गई थी। किताब? पढ़ने के लिए? हाँ। बाद में पता लगा होगा कि किताब नहीं, किताब का कवर चढ़ी डायरी थी। किताब ही थी। क्या? बहुत भड़क कर बोली कि वो किताब पीछे रेस्टोरेंट में उसके पास होती, तो वो उसे तुम्हारे मुंह पर मारती। कमाल है। तुम जा सकते हो। सुनील के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसे एक फिक्रे ने उसके कानों में अमृत घोल दिया हो। वो उछलकर खड़ा हुआ, उसने प्रभुदयाल का अभिवादन किया और भाग निकलने की इच्छा को जबरन दबाता सहज भाव से बाहर को चल दिया। रमाकांत और अर्जुन कार में मौजूद थे। सुनील लपक कर कार में सवार हुआ। क्या हुआ?
रमाकांत उत्सुक भाव से बोला। पुड़िया चल गई, अब भाग निकलो। रमाकांत ने कार तत्काल आगे बढ़ा दी। कार बाहर मेन रोड पर पहुंच गई तो रमाकांत बोला, अब बोल। बोला तो, पुड़िया चल गई। पीछे प्रभुदयाल को वसीयत से ताल्लुक रखते कानूनी नुक्ते में मैंने ऐसा उलझाया, अपने एग्जीक्यूटर के रोल को ऐसा ड्रामेटाइज किया कि वो फ्लैट हो गया। ऐसा फ्लैट हो गया कि उससे भी अहम सवाल मेरे से पूछना भूल गया। मतलब? वो मेरे से महाजन के शेयर सर्टिफिकेट की बाबत सवाल करना भूल गया। ये पूछना भूल गया कि उस मामले में मैंने क्या घालमेल किया था। घालमेल तो तूने पूरा किया था। जो किया था वो उस वक्त की जरूरत के मुताबिक किया था। था तो गलत। हाँ, था तो गलत। दाव लग जाता तो गलती दुरुस्त हो जाती, लेकिन दाव ना लगा। पहले महाजन तन्हा ना मिला, फिर खिसक गया, फिर वो मर गया। तुम्हारी पुड़िया के असर से बरी होने के बाद तो बड़ी सरकार को सूझेगा कि उसको सर्टिफिकेट की बाबत सवाल करना भूल गया था। यकीनन सूझेगा। तब क्या होगा? फिर पकड़ मंगवाएगा। प्यारे, ऐसे कैसे बीतेगी? एक ही तरीका है। क्या? ये कि वो नौबत आने से पहले हम कातिल का पता लगा लें। कैसे? जादू के जोर से? जादू का डंडा घुमाएं, गिली गिली करें और कातिल ये कहता हुआ सामने आ जाए कि लो सुनील बाबूजी, मैंने गिरफ्तार कराओ तो अपनी जान छुड़ाओ। ऐसा कहीं होता है क्या? तो कैसे होता है? लगता है गुरुजी के जहन में कुछ है। अर्जुन बोला। ये छोटा सुनील ठीक कह रहा है। छोटा सुनील तो यूं कहा जैसे छोटा शकील का जिक्र हो। माँ याद जुला ही दिया मस्करियां माँ बहन नाल। अब मैंने पूछा है तुम्हारा शागिर्द ठीक कह रहा है? कह तो ठीक ही रहा है। उस इंस्पेक्टर को घोड़े को वसीयत की बाबत चेतने से पहले पता लगा लेगा कातिल का। कोशिश तो जी तोड़ करूंगा, आगे खुदा मालिक। गोया हिम्मत मर्दा मदद खुदा। एग्जैक्टली exactly। तो कोशिश कार में बैठे बैठे ही करेगा। खामखा। वापस सुंदरबन मकतूल की कोठी पर पहुंचो, फटाफट। अभी लो। कार की रफ्तार तेज हुई। रात के अंधेरे में वो सुंदरबन की दिशा में दौड़ने लगी। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। लाइन पर जौहरी था। आपकी स्कीम का कोई नतीजा सामने आता लग रहा है, वो बोला। लगता है कि मछली चारा निगल रही है। वेरी गुड। कौन है वो? मनोज पुरवार नाम है। मैं जानता हूं उसे। कहाँ मिला? वहीं जहां मैं डेरा जमाए था। डोनाटोज में? हाँ। अब आप ये बताइए कि मछली आपके काम आने वाली है या मैं इसे धता बताऊं? काम आने वाली है। इसे चारा निगलने दो। ठीक है। अभी भी तुम्हारे साथ है? हाँ। तो फोन उसके सामने ही कर रहे हो? तौबा। तो रेस्टोरेंट में ही एक पीसीओ का बूथ है, वहां से कर रहा हूँ। उसको बोला बीवी से बात कर रहा हूँ, ये खबर करने के लिए कि रात को घर नहीं आऊंगा। ओह। मिजाज कैसा है उसका? बिजनेस के लिए तो ठीक है, वैसे बद है। वैसे बद क्यों है? किसी ने धुन दिया जान पड़ता है। एक आंख सूज के बंद हुई हुई है। बोलता है तो पहले यूं खामोश करा मुंह से निकलता है जैसे दोनों जबड़े दुख रहे हो। बार बार पहलू सहलाता है। मैं जानता हूं किसने पुलंदा बांधा उसका और किसने बंधवाया। वो भी जानता होगा तो कम से कम बहाना होता। वो भी जानता होता तो कम से कम बहाना होता जहां तुम उसे मौजूद बता रहे हो। ऐसा है तो लीजिए कि वो ऐसा है तो समझ लीजिए कि वो मजबूरन यहाँ है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। मेरी फैलाई कहानी मेरी फैलाई कहानी ऐसी परवान चढ़ी है कि जरूर उसे अंदेशा होगा कि उससे पहले मुझे कोई दूसरा ना फांस ले। गुड। कहता क्या है वो?
50-50 की पार्टनरशिप की एवज में ऐसी ऑफर दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसे होगा? कहता है नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस में ऐसा डील करा देगा कि महज जानकारी के बदले में मुझे नई बरामदगी से हुई टोटल बिजनेस डील का 25% हिस्सा मिल जाएगा, जिसमें से 12.5 उसका, 12.5 मेरा। तुम डील कबूल कर लोगे तो वो क्या करेगा? मुझे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलवाएगा। कब? मेरे डील कबूल करते ही, भले ही रात के 2 बजे हो, भले ही कर्फ्यू लगा हो, भले ही प्रलय आई हो। एमडी कहाँ मिलेगा? कहाँ ले जाएगा वो तुम्हें? सुंदरबन, जहां की एमडी आजकल रहता है। डील कबूल कर लो। ठीक है। वो बात कल पर टालने की कोशिश करे तो नशे की ओट लेकर तुम अपनी तरफ से जिद करने लगना कि तुम फौरन डील फाइनल करना चाहते हो। ठीक है। वैसे हालत कैसी है तुम्हारी? बहुत पी चुका हूं दिखावा करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, लेकिन हालात काबू से बाहर नहीं है। गुड। सुंदरबन पहुंचने के बाद मेरे से मेरी खोज की बाबत कोई सबूत मांगा गया तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। कैसे टलेगी? मैं टाल लूंगा। मैं समझ गया। क्या समझ गए? आप भी वहीं होंगे। कैसे भी होंगे, लेकिन होंगे। शाबाश। उसने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। कॉल बेल के जवाब में दरवाजा सोफिया ने खोला। वापस आ गया, वो बोली। कोई एतराज? सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। नो, नेवर। प्लीज कम इन। थैंक यू। वो पुलिस वाला लेके गया ना, सोचा गलाटा करेंगा, इस वास्ते बोला कि मेरे को खुशी कि तुम लोग वापस आना सकता। आई सी। बॉर्डर तो किया होगा? ज्यादा नहीं। इस बार बस अंगूठी के बल छत से लटकाया। अगली बार शायद तेल के कढ़ाई में उबाला जाना हो। जोक मारता है। सुनील हंसा और फिर बोला, इस बार सस्ते में छोड़ दिया, अगली बार ज्यादा बॉदर होना पड़ सकता है। यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल। यू आर अ ग्रेट मैन। मेरा और फ्रैंकी का वास्ते ग्रेट काम किया। सो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं सेंट फ्रांसिस से तुम्हारा वेलफेयर का दुआ मांगेगा। कभी चर्च जाएंगा तो तुम्हारा नाम का कैंडल जलाएंगा। मैडम, कोई नई बात हो गई? हुआ ना, वो एडवोकेट तोशनीवाल मेरे को फोन लगाया कि वो केस को विड्रॉ करना मांगता और इमीडिएट में वो बैलेंस पेमेंट करना मांगता जो वो पेंडिंग कोर्ट सेटलमेंट होल्ड करके रखा। दैट्स वेरी गुड न्यूज। पेमेंट होएगा तो मैं तुम्हारे साथ 50-50 शेयर करेंगा। ओ नो, नेवर। बट वो आपका मनी। सुनील उसके अंदाजे बयां की नकल करता बोला। आपका वास्ते हो ना सकता। बट, नो बट। बड़ी हद आप ऐसा करना, मेरे लिए 2 कैंडल जलाना मांगता। बट ऑफ कोर्स। फ्रैंकी किधर है? किचन में है। क्या करता है उधर? जाकर देख ना सकता? नो। यस। वो तीनों किचन की तरफ बढ़ गए। जनानी माँ ये भी बूढ़ी होवे या जवान, मोटी होवे या पतली, काली होवे या गोरी, देसी होवे या परदेसी। रास्ते में रमाकांत बोला, तेरे एहसान की मार नहीं झेल सकती, बलिहार जाने लगती है। सुनील हंसा। हंसे ही कंजर। फ्रैंकी उन्हें मातमी अंदाज में किचन में गोल टेबल के पहलू में एक कुर्सी पर ढेर हुआ बैठा मिला। उसने छाती पर लुढ़का सिर उठाकर एक सरसरी निगाह आगंतुकों पर डाली, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। फ्रैंकी, सुनील बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। करो। फ्रैंकी तिक्त भाव से बोला। उसके लिए किचन मुनासिब जगह नहीं है। क्यों? मुझे अंदेशा है कि वो चौकी का दरोगा फिर आ जाएगा और बातचीत में विघन डाल देगा। ऐसा?
वो नहीं तो कोई और आ जाएगा। और कौन? कोई भी। क्या पता चलता है। यहाँ आवाजाही का दस्तूर ही कुछ अलग है। तो कहाँ चले? उठो, मालूम पड़ता है। वो सब पिछवाड़े की सीढ़ियों के रास्ते दूसरी मंजिल पर स्थित मकतूल की स्टडी में पहुंचे। बैठो, सुनील बोला। फ्रैंकी बैठ गया। बाकी सब जने भी बैठ गए तो वो बोला, अब बोलो, क्या बात करना चाहते हो? सबसे पहले तो आर्सेनिक की बाबत ही पूछना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना कि ये एक घातक जहर है? हाँ। फिर भी खरीदा? किसी को खिलाने के लिए नहीं? तो? उसने उत्तर ना दिया। रेस्टोरेंट में तुमने कहा था कि ये तुम्हारा ट्रेड सीक्रेट था। मैं तुम्हारे ट्रेड में नहीं हूं। हम में से हम में से कोई भी तुम्हारे ट्रेड में नहीं है, इसलिए हमसे सीक्रेट रखना बेईमानी है। मैंने बोला तो था ना कि आर्सेनिक का तांबे पर ऐसा रिएक्शन होता है कि नए तांबे की भी ऐसी शक्ल बन जाती है जैसे पता नहीं कितना पुराना हो। जितना बोला था उतना मुझे याद है। अब तफसील से बोलो। तफसील से बोलने को यही है कि मैं नई बनी मूर्तियों को जमीन में गाड़ कर पुरानी करता हूँ। यूं मूर्तियां 2 से 6 महीने तक गाड़ के रखनी पड़ती हैं। फिर भी बहुत बारीक जांच से उनकी पोल खुल जाती है। मुझे कहीं से टिप मिली थी कि मूर्तियों को अगर चाय की पत्ती और आर्सेनिक के साथ दफनाया जाए तो 6 महीने का काम 1 हफ्ते में हो जाता है। 1 हफ्ता दफन रखने से ही वो खूब पुरानी लगने लगती हैं। हाँ। ये तजुर्बा करने के लिए तुमने आर्सेनिक खरीदा था? हाँ। लेकिन किया नहीं। मूर्तियां तैयार नहीं थी, बोला था ना। तुम्हारी रिप्यूट खराब है। आम सुनने को मिलता है कि तुम्हारा असली धंधा ठगी का है। फिर भी कैसे तुम अपनी पेश चला लेते हो? बोल दूं? हाँ, प्लीज। मेरा धंधा तो नहीं बिगड़ेगा? नहीं, ऑनेस्ट। तो सुनो, जब भी ऐसी किसी डील की नौबत आती है तो मैं एक ऐसा माहौल पैदा कर देता हूं कि मेरा ग्राहक समझता है कि मैं उसे नहीं, वो मुझे ठग रहा है। ये धंधा ऐसा है, और तुमने सच कहा कि इस धंधे में मेरी रिप्यूट ऐसी है कि मैं किसी को जेन्युइन माल की ऑफर करूंगा तो वो शक करेगा। लिहाजा मैं ऐसा माहौल पैदा कर देता हूं कि रोल बदल जाते हैं। ग्राहक मेरा आसामी होता है लेकिन वो अपने आप को सौदागर समझ लेता है और मुझे आसामी मान लेता है। और साफ लफ्जों में कहूं तो बकरा समझने लगता है कि मैं बकरा हूं, और जिबा होने को तड़पते मुझे छोड़ देना उसकी नादानी होगी। कमाल है। बात को और तफसील से समझाने से पहले मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। वो क्या है कि एक मामूली दर्जी था जिसकी बाजार में एक मामूली दुकान थी, जहां वो ज्यादातर गरीब गुरबा के कपड़े सीने का काम करता था। बूढ़ा आदमी था और हर घड़ी अपनी नाक की फुंगी पर गोल शीशे वाला चश्मा अटकाए अपनी पैडल वाली सिलाई मशीन चलाता मसरूफ दिखाई देता था। उसके पास एक बिल्ली थी जो आम उसके पैरों के करीब बैठी दिखाई देती थी। जब भी उसकी दुकान खुली होती थी वो बिल्ली एक कटोरे में से दूध पीती आने जाने वालों को दिखाई दे जाती थी। एक बार एक एंटीक डीलर, जेन्युइन तजुर्बेकार एंटीक डीलर, उस दुकान से के सामने से गुजरा तो एकदम थमक कर खड़ा हो गया। बिल्ली देखकर? कटोरा देखकर। उसने एक निगाह में भांप लिया कि वो कटोरा मुगलों के जमाने का बेशकीमती एंटीक नग, जिसके बेशकीमती और दुर्लभ होने की उस अहमक दर्जी को खबर नहीं थी जो एक मामूली बिल्ली को उसमें से दूध पिलाता था। वो कटोरा हथियाने के एंटीक डीलर ने ये तरकीब की कि उसने वो बिल्ली 200 रुपए में खरीद ली, जबकि वैसी बिल्ली फ्री में धक्के खाती थी। बिल्ली खरीद चुकने के बाद उसने दर्जी को कहा कि क्योंकि बिल्ली उस कटोरे में से दूध पीने की आदी जान पड़ती थी, इसलिए वो उस कटोरे को भी खरीदने को तैयार था। दर्जी ने कटोरा बेचने से साफ इनकार कर दिया। बिल्ली के खरीदार ने उसकी ज्यादा कीमत देने की पेशकश की तो दर्जी दो टुक बोला कि वो कटोरा किसी कीमत पर बिकाऊ नहीं था। वजह सुनोगे तो फड़क जाओगे। वो बोला कि उस कटोरे के ही सदके तो वो 250 बिल्लियां बेच चुका था। ओह। अब बोलो, झांसा देने वाला कौन हुआ? दर्जी।
और खाने वाला एंटीक डीलर। बकरा कौन बना? डीलर। जबकि वो समझ रहा था कि एंटीक कटोरा हथियाने के लिए बिल्ली खरीद कर वो दर्जी को बकरा बना रहा था। दुरुस्त। तो यही कुछ तुम करते हो? हाँ। किसी को बकरा बनाना हो तो मैं होता हूँ लल्लू, और असामी होता है चतुर सुजान, जो ये समझता है कि मेरे जैसे लल्लू को झांसा देना तो उसके लिए चुटकियों का काम था। जो माल मुझे अपने चतुर सुजान असामी पर थोपना होता है, उसकी कभी मैं उसे पेशकश नहीं करता। दर्जी वाली बिल्ली, उसे मैं दिखाता हूँ, और कथित कटोरा वो खुद देखता है और मेरी नादानी पर, जिसे कि उसकी वर्थ ही नहीं मालूम थी, और अपनी पारखी निगाह पर, जिसने कि तिरस्कृत सब पड़ा बेशकीमती माल पहचाना, बलिहारी जाता है। मैं उसे बिल्ली सरीखे किसी माल की पेशकश करता हूँ, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ता हूँ जिस पर वो इसलिए कान नहीं देता क्योंकि झूठ और फरेब के अलावा उसे मेरे से किसी बात की उम्मीद नहीं होती। फिर किसी बहाने से मैं थोड़ी देर के लिए उसके पास से चला जाता हूँ तो मेरी गैर हाजिरी में वो माल डिस्कवर करता है जिसे कि मैंने उसकी डिस्कवरी के लिए ही वहां प्लांट किया होता है। मेरी गैर हाजिरी में वो उस दूसरे माल को परखता है तो वो उसे बिल्ली के कटोरे सरीखा बेशकीमती लगता है। गौरतलब बात यह है कि उसी दूसरे माल की मैं अपने मुंह से तारीफ करता तो वो मेरी एक न सुनता। ग्रेट। फिर कुछ अरसे बाद मैं वापस लौटता हूँ तो वो चतुर सुजान सौदागर का रोल इख्तियार कर चुका होता है और मुझे लल्लू जान कल्टीवेट करने लगता है। मेरे ऑफर किए मेरे ऑफर किए पहले माल को तो वो रिजेक्ट कर देता है और जाते जाते दूसरे माल का यूं जिक्र करता है जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। मेरे पास मेरे पर तरस खाता सा कहता है, यार फ्रैंकी, अफसोस है कि कोई बड़ा सौदा तेरे से नहीं हो सका, लेकिन तेरा मन बिल्कुल ही नामअसोस हो जाए इसलिए यूं समझ कि बोहनी के तौर पर मैं इस चलताऊ माल का छोटा सौदा करने को तैयार हूं। मैं इसे अपने एक ऐसे ग्राहक को भेड़ दूंगा जिसे बढ़िया और चलताऊ माल में फर्क करने की तमीज नहीं, इसलिए कोई टोकन अमाउंट तू इसकी मंजूर करता हो तो बोल। फिर वो उस कथित चलताऊ माल का काफी भावताव के बाद मेरे से यूं सौदा करता है जैसे उसने मुझे थूक लगा दी हो, जबकि थूक उसे ही लगी होती है। भारी, मोटी, तगड़ी, चतुर सुजान जो ठहरा, ऐसा चतुर सुजान जिसे मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर पहले माल की गारंटी पेश करता तो भी उसे माल के खरे होने का यकीन ना आता, लेकिन दूसरे माल को अपनी जुबानी भी कहता कि वो बेकार था, किसी काम का नहीं था, तो वो मेरी अकल पर तरस खाता उसी की खरीद की पेशकश करता। अब तुम ही बताओ कि ऐसे आदमी को क्या बाद में ये दुहाई देना शोभा देता है कि मैंने उसे ठग लिया था? नहीं। एक शख्स अपनी तरफ से मुझे धोखा दे रहा होता है और अपनी कामयाबी पर खुद अपनी पीठ ठोक रहा होता है। फिर जब उसे पता लगता है कि उसने धोखा नहीं दिया था, धोखा खाया था, तो तड़पता है, मुझे झूठा और बेईमान करार देता है, गिरफ्तार करा देने की धमकी देता है। कोई कोई जान से मरवा देने की भी। उसके नेत्र फैले। नूर जहां बेगम का गुलाब दान, रिमेंबर? कैसे जाना? वो हैरानी से बोला। महाजन साहब ने बताया था। क्यों? नूर जहां बेगम का गुलाब दान, रिमेंबर? कैसे जाना? फ्रैंकी हैरानी से बोला। महाजन साहब ने बताया। क्यों? तुम्हारी खास खूबियां हाईलाइट करने के लिए और मुझे जॉनी का परिचय देने के लिए। ओह। बहरहाल कभी कभार उल्टी पड़ जाती है, किसी को भी पड़ सकती है, लेकिन मैं उसे झेल लेता है, या गॉड ऑलमाइटी ही ऐसे हालात पैदा कर देता है, जैसे कि वालपोई वाली डील के सिलसिले में तुम्हें मिला दिया कि उल्टी सीधी हो जाती है। जॉनी कैसे सूझा? सुझाया किसी ने? किसने? वो खामोश हो गया। ओ कम ऑन। तुम्हारा मेरे पर एहसान है, न सिर्फ एहसान है, तुम्हारी वजह से मेरी 15 लाख रुपए की कमाई भी पक्की हुई है।
इसलिए तुम्हारी किसी बात का जवाब ना देना ना शुक्रापन होगा। मनोज पुरवार ने सुझाया। उसने सुझाया कि अपना अक्स जॉनी पैदा करो और जो बात उल्टी पड़ती दिखाई दे उसे जॉनी पर थोप दो। हाँ, यानी कि ये पुरवार भी कुछ कम नहीं। कम कहां से होगा? तुम्हारी उससे खासी जुगलबंदी जान पड़ती है। खास तो नहीं, बस ठीक है। वो क्या है कि कभी मैं उसकी पीठ खुजा देता हूँ, कभी वो मेरी पीठ खुजा देता है। जॉनी की बाबत आइंदा क्या इरादे हैं? बॉस, एडवोकेट तोशनीवाल के ऑफिस में अगर तुमने मुझे ना बचाया होता तो जॉनी ने तो मुझे मरवा ही दिया था। मैंने तो तभी जॉनी से किनारा करने का फैसला कर लिया था। जॉनी अब खत्म है। मेरा कोई दोहरा व्यक्तित्व नहीं, मेरा कोई अक्स नहीं। आइंदा किसी जॉनी के किसी कब्जे का कोई सवाल नहीं। गुड। झूठ का जाल फैलाने में मुझे महारत हासिल है। बड़ों बड़ों को बेच के खा जाता हूँ। मैंने खामखा जॉनी का पंगा लिया। शुरुआती एक दो कामयाबियों से बौरा के हाल में तो मैं जॉनी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर करने लगा था, क्योंकि अपनी कोई भी करतूत उस पर थोप देना आसान होता था। कुछ वक्ती फायदे तो यूं बराबर हुए। कम से कम सोफिया को तो मैं उल्लू बना ही लेता था, उसकी हमदर्दी हासिल कर ही लेता था, अपने गुनाह बख्शवा ही लेता था। लेकिन नुकसान ये हुआ कि उम्दा झूठ बोलने की प्रैक्टिस छूट गई। अब मैं फिर अपने ओरिजिनल एक्ट को ही पॉलिश करूंगा। यानी कि धंधा यही चलेगा? यस सर। देखो, मैं झूठ बोलता हूं तो साथ में अपने आसामी पर कोई तोप नहीं तानता कि उसे मेरे झूठ पर एतबार करना होगा। कभी जबरन अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करता, ना ही ऐसी कोशिश कामयाब हो सकती है। लेकिन जब असामी खुद को ज्यादा पहुंचा हुआ उस्ताद समझकर खुद ही मेरे झूठ के जाल में फंसने के लिए मरा जा रहा हो तो मैं उसे क्यों रोकूं? मैं तुम्हें किसी एंटीक आइटम की बाबत कहूं कि वो किसी काम की नहीं, लेकिन तुम्हारी जिद हो कि यही लेंगे, तो गलती मेरी होगी या तुम्हारी? मेरी। सो देयर यू आर। मे बी यू आर राइट। दुनिया में लाखों करोड़ों आंख के अंधे नाम नैन सुख हैं, जो जिबा करने के लिए तैयार बकरे की तरह होते हैं। जिन्हें मैं जिबा नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा, जिन्हें मैं झांसा नहीं दूंगा तो कोई और देगा। आज की दुनिया में तैयार माल कौन छोड़ता है? कोई नहीं। सो देयर यू आर अगेन। अब उस जौहरी नाम के शख्स की ही मिसाल ले लो, जो अपनी किसी कामयाबी पर इतराया फिर रहा था और सोफिया के रेस्टोरेंट में तुम्हारे सामने दाएं बाएं पैसा उड़ा रहा था। अब ठगों की नगरी में ऐसा तैयार माल भला कोई क्यों छोड़ेगा? कहीं तुम ही तो उसे मोड़ने की फिराक में नहीं हो? सच बताऊं? हाँ, प्लीज। पुरवार पीछे पड़ा है। वो क्या करेगा? बेटर बिजनेस का झांसा देकर वो उससे ऐसी यारी गांठेगा कि आसामी तड़पने लगेगा पल्ले के चार पैसे कहीं इन्वेस्ट करने को। जब वो नौबत आएगी तो उसका पैसा पुरवार के कब्जे में होगा और खुद उसके हाथ में झुंझुना होगा। ऐसा? हाँ। पुरवार की बाबत एक बात और बताओ। पूछो। वो अलीशा को लेके भाग गया, इससे तुम्हें कोई एतराज नहीं? आखिर तुम अलीशा के बाप हो। सौतेला। सौतेले ही सही, लेकिन हो। जब सोफिया से रिश्ता किया तो उसकी बेटी से तो अपने आप ही हो गया ना। वो तो है। तो जवाब दो। पहले तुम जवाब दो। तुम्हें कैसे मालूम है कि पुरवार अलीशा को लेके भाग गया है? सोफिया कहती है। सोफिया को कैसे मालूम है? क्योंकि खुद अलीशा कहती है। वो पीछे चिट्ठी चिट्ठी छोड़ के भागी कि वो मनोज पुरवार के साथ राजनगर जा रही थी। जा रही थी। ये नहीं लिखा कि पुरवार उसे भगा के ले जा रहा था। यूं कोई लिखता है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यही जवाब है। आखिर बेटी ने मां को चिट्ठी लिखी थी, उसका सभ्य शालीन भाषा में होना लाजमी था। यू सेड इट माई फ्रेंड। अलीशा ने इसलिए भाग के ले जाने का जिक्र चिट्ठी में ना किया, क्योंकि ऐसा लिखना वल्गर वल्गर जान पड़ता। मैं तुम्हारी बात से मुतमईन तो नहीं, लेकिन चलो, मान लिया कि उसने चिट्ठी में ऐसा नहीं लिखा था कि मनोज उसे भगा के ले जा रहा था। नहीं लिखा था।
जो भगा के ले जाता है वो अपने शिकार को पीछे चिट्ठी छोड़ने देता है। तो अलीशा अपनी मर्जी से गई? बिल्कुल। भगा के ले गया का राग तो सिर्फ सोफिया अलाप रही है। क्यों? क्योंकि वो पुरवार के खिलाफ है। पुरवार उसे पसंद नहीं। और उसकी बेटी आज से 10 साल बाद भी नन्ही और नादान ही होगी। माँ का दिल जो ठहरा। तुम पुरवार की हिमायत इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है और अलीशा तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। बिल्कुल गलत। अलीशा तुम्हारी सगी बेटी होती तो बतौर उसके खाविंद पुरवार तुम्हें कबूल होता। हाँ। बावजूद इसके कि वो अलीशा से 15 साल बड़ा है। ये कोई खास एज डिफरेंस नहीं है, खास तौर से तब जबकि किसी में और भी खूबियां हों। और खूबियां? उस छोकरे चर्चिल कोस्टेलो के मुकाबले में तो जिनकी पुरवार में कोई कमी नहीं है। क्या है वो छोकरा? एक्साइज के महकमे का मामूली क्लर्क है। लेकिन नौजवान है, अलीशा का हम उम्र है, गोवानी है। ऊपर से सोफिया कहती है कि बचपन से उन दोनों की शादी सेटल्ड है। वो तो है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। अगर अलीशा बिना शादी किए लौट आई तो आइंदा उसकी शादी के मामले में किसकी चलेगी? फिर तो सोफिया की ही चलेगी। वो एक बार खता खा गई, दोबारा तो वो अलीशा पर घाघ जैसी निगाह रखेगी। यानी कि पुरवार के शादी के प्रोस्पेक्टस खत्म। उनके खात्मे का तो अलीशा का लौट आना ही सबूत होगा। ऐसे काम पहले हल्ले में हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं होते। तुम ठीक कह रहे हो। अपनी चिट्ठी में भी अलीशा इस बाबत डबल माइंडेड लगती थी। उसने साफ लिखा था कि वो पुरवार के साथ चल देने तक फैसला नहीं कर पाई थी कि वो उसके साथ शादी करेगी या नहीं। और उस उम्र की लड़कियां, रमाकांत बोला, मुलायजे में बहुत फंसती हैं, चलते पुर्जे की बातों में आम आ जाती हैं। दुरुस्त, सुनील बोला। फिर वक्त रहते अकल आ जाए और बढ़ा हुआ कदम वापस भी ले लेते हैं। चिट्ठी में जैसे उसने लिखा था, फ्रैंकी संदिग्ध भाव से बोला। वैसे यहाँ लौटी तो नहीं अभी। यहाँ क्यों लौटेगी? उसने माँ के पास लौटना है। वहीं तो लौटेगी जहां माँ होगी। जब सोफिया ने ही इस जगह से हमेशा के लिए किनारा कर लिया है तो वो यहाँ लौट कर क्या करेगी? फ्रैंकी ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हारे लिए खबर है मेरे पास। क्या? फ्रैंकी बोला। राजनगर में तुम्हारे यार की किसी ने तगड़ी धुनाई कर दी है। मुंह माथा सब सुझा दिया है। फिर तो हो चुकी शादी। वो शर्तिया कस्टेलो के हत्थे चढ़ गया होगा। सुनील हंसा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कस्टेलो के मुकाबले में पुरवार पुरवार को सोफिया मैरिड भी तो बताती है। झूठ बोलती है उसका क्रेडिट खराब करने को, उसे बदनाम करने को, ऐसा कहती है जो कि उसका। फ्रैंकी ने सोफिया के लहजे की नकल की। इनोसेंट फ्लावर लाइक डॉटर का पीछू पड़ा है। तुम पुरवार की कुछ ज्यादा ही हिमायत कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। भाई वो मेरा दोस्त है, सलाहकार है, जोड़ीदार है। इस वजह से तो तुम उसके इन एंड आउट से कुछ ज्यादा ही वाकिफ हो। अब साफ बोलो, क्या जानते हो? क्या जानना चाहते हो? वही जो तुम जानते हो। पुरवार की बाबत तुमने अभी खुद कहा कि वो तुम्हारे जैसा ही कॉनमैन है। ऐसा कॉनमैन यहाँ इस हाउस होल्ड में क्यों कर स्थापित है? मैं भी तो स्थापित हूं। क्योंकि तुम सोफिया के खाविंद हो। और अभी कल तक सोफिया का यहाँ दर्जा हाउसकीपर का था। वो खामोश रहा। ओ कम ऑन। रात खोटी हो रही है भगत जी। रमाकांत बोला। मैं अपना अंदाजा ही बता सकता हूं। फ्रैंकी कठिन स्वर में बोला। वही बताओ। मेरा ख्याल है कि पुरवार का भूपेंद्र पर कोई होल्ड है। होल्ड? प्रेशर? दबाव? कैसा दबाव? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन है जरूर कुछ ऐसा। उसी वजह से वो यहां स्थापित है। और उसी वजह से जब से भूपेंद्र कंपनी का एमडी बना है
कंपनी के सारे बड़े डील बाजरिया पुरवार होते हैं। तुम उसके पार्टनर हो? नहीं, ऑनेस्ट नहीं। वो मेरा मददगार है, सलाहकार है, लेकिन पार्टनर नहीं है। उसे तुम्हारे पास आर्सेनिक के पैकेट की मौजूदगी की खबर थी? थी तो सही। उसने शुगर पॉट में जहर मिलाया हो सकता है। किस लिए? मिस्टर महाजन के कत्ल के लिए। वो क्यों मिस्टर महाजन का कत्ल करना चाहेगा? ये तो तुम बताओ। कोई वजह नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकता। और तुम? मैं क्या? तुमने मिस्टर महाजन के लिए जहर का सामान किया? नो, नेवर। उन्हें शूट किया? नेवर, नेवर। आई कैन नॉट ड्रीम ऑफ सच अ थिंग। मिस्टर महाजन बहुत अच्छे आदमी थे, मेरी वजह से उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता था। चलो मान लिया। अब अपना कोई अंदाजा ही बताओ कि शुगर पॉट में जहर किसने डाला हो सकता है। इस बाबत मेरा कोई अंदाजा नहीं। यह भी नहीं मालूम कि पुरवार का भूपिंदर पर क्या होल्ड है। नहीं। लेकिन यह पक्का है कि कोई होल्ड है। हाँ। कैसे पक्का है? भूपेंद्र पुरवार का खौफ खाता है, साफ साफ डरता है उससे। ये तो ब्लैकमेल की तरफ इशारा हुआ। अब मैं क्या बोलूं? जितना बोला उतना ही काफी है फिलहाल। शुक्रिया फ्रैंकी। अब तुम जा सकते हो। फ्रैंकी वहां से उठकर चला गया। क्या हाथ आया? पीछे रमाकांत बोला। सिवाय रात को खोटी करने के। कुछ नहीं। सुनील संजीदगी से बोला। लेकिन फिर कुछ आया भी। क्या? हमने एक टॉप के झांसेबाज से झांसा देने का सबक सीखा। अब हम उस सबक पर अपने तरीके से अमल करेंगे। कैसे? अभी सामने आता है। अर्जुन। यस बॉस। उधर उस छोटी टेबल पर टाइपराइटर है। उसमें एक फुल स्केप शीट डालो और जो मैं बोलता हूं टाइप करो। अर्जुन ने तुरंत आदेश का पालन किया। अब जो तू टाइप करेगा उसके बाबत हमने ये जाहिर करना है कि वो किसी लंबी स्टेटमेंट का कोई बीच का वर्का है, इसलिए इसके टॉप पर टाइप कर पेज नंबर 3 और नीचे लिख भूपेंद्र चावरिया का बयान जारी। अब और बिना पहरा पहरा बदले यूं टाइप करना जैसे तहरीर पिछले वर्के से चली आ रही हो। उसके बाद जो कुछ अर्जुन ने टाइप किया वो कुछ इस प्रकार था। जो मैंने देखा था मैंने बोल दिया। दरोगा। ये कि आपने मनोज परिवार को चांदी के शुगर पॉट को हैंडल करते देखा था? चावरिया। हाँ। दरोगा। आपने पुरवार को शुगर पॉट का ढक्कन उठाते भी देखा था और उसे नीचे रख सरकाते भी देखा था? चावरिया। हाँ। दरोगा। आप ये बात पुरवार के मुंह पर कहने को तैयार हैं? चावरिया। नहीं। दरोगा। फिर क्या फायदा हुआ? चावरिया। इस बाबत मैं अपना बयान सिर्फ अदालत में तब दूंगा जब गिरफ्तार पुरवार मुझे मुजरिम के कटघरे में खड़ा दिखाई देगा। दरोगा। वजह? चावरिया। वजह व्यक्तिगत है जो कि मैं नहीं बता सकता। मैं अपनी गवाही पुरवार के खिलाफ पहले से ही खड़े पुलिस के केस को मजबूत बनाने के लिए दे सकता हूं, लेकिन आपका केस ही मेरी गवाही पर आधारित हो यह मुझे मंजूर ना होगा। दरोगा। हम ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे? चावरिया। तो मैं अपनी गवाही से मुकर जाऊंगा। दरोगा। आप मनोज पुरवार से डरते हैं? चावरिया। नो कमेंट्स। दरोगा। आप कहते हैं कि पुरवार को फ्रैंकी डोनेटो ने बताया था कि उसके पास आर्सेनिक का एक पैकेट उपलब्ध है? चावरिया। हाँ। दरोगा। क्यों उपलब्ध था? चावरिया। मैंने फ्रैंकी पुरवार को कहते सुना था कि वो उसे मूर्तियों को पुरानी करने के अपने किसी तजुर्बे में आजमाना चाहता था। पेज नंबर 4 पर जारी। अब ये कागज, सुनील बोला, टाइपराइटर में ही रहने दो।
तुम्हारा काम खत्म। अर्जुन टाइपराइटर के सामने से उठ गया। रमाकांत, फायदा देखेंगे। सुनील लापरवाही से बोला। तुम पुलिस को यह बात सरकाना चाहते हो कि शुगर पॉट में जहर मनोज पुरवार ने डाला था? हाँ। किया था उसने ऐसा? मुझे क्या पता। किसी पर यूं इल्जाम लगाना, किसने लगाया? ये टाइपराइटर में लगी तहरीर हमें क्या पता कहां से आई। रमाकांत ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। तभी नीचे कॉल बेल बजी। अगला दृश्य। ग्राउंड फ्लोर पर मेन हॉल में प्रभुदयाल और कृपाराम मौजूद थे। सुनील, रमाकांत और अर्जुन उनसे पहले वहां पहुंच चुके थे। मुझे उम्मीद नहीं थी, प्रभुदयाल सुनील से बोला, तुम्हारे यहां मिलने की। फिर भी देखने चला आया। अच्छा किया, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। आपकी उम्मीद पूरी हुई, वरना लोग बाग तो उम्मीदें करते ही रह जाते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता। यहां क्या कर रहे हो? सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद? उसके बाद शाम होने का इंतजार करेंगे। प्रभुदयाल ने उसे घूर कर देखा। रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है, नहीं? तुम पर इल्जाम है कि तुमने मकतूल रंजीत महाजन के शेयर सर्टिफिकेट पर उसके जाली दस्तखत बनाए। इस बाबत तुम्हें क्या कहना है? ये एक अच्छा सवाल है और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। गुड। अब बोलो, तुम्हारा अच्छा जवाब क्या है? ये कि इस वक्त इस सवाल की या इसके जवाब की कोई अहमियत नहीं। इसलिए कोई अहमियत नहीं क्योंकि इससे कहीं ज्यादा अहम सवाल मुंह बाए सामने खड़ा है। मसलन? मसलन अगर मिस्टर महाजन जहर से मर रहे थे और उनकी जिंदगी की चंद ही सांसें बाकी थी, तो किसी ने उन्हें शूट करके वो चंद सांसें उनसे छीन क्यों लेना जरूरी समझा? मिस्टर महाजन कुछ क्षण और जिंदा रह जाते तो उस शख्स के लिए क्या कहर बरपा जाता जिसने कि उन्हें शूट किया। मसलन अगर जहर देने वाला पकड़ा जाता है तो क्या आप उसे कातिल करार दे पाएंगे? क्या वो ये दावा नहीं करेगा कि कातिल वो शख्स था जिसने की गोली चलाई थी? और अगर गोली चलाने वाला पकड़ में आ गया तो क्या आप उसे एक ऐसे शख्स का कातिल करार दे पाएंगे जो कि पहले से ही जहर से मर रहा था? देखो, सिर्फ लफाजी से तुम्हारी गुनाह बख्शी नहीं होने वाली। तुम्हारी सुनीलियन पुड़िया हर बार कारगर नहीं हो सकती, इसलिए। तभी कॉल बेल बजी। प्रभुदयाल के संकेत पर कृपानाम ने आगे बढ़कर प्रवेश द्वार खोला। लड़खड़ाता हुआ जौहरी भीतर दाखिल हुआ। उससे एक कदम पीछे मनोज पुरवार था। कौन हो तुम? प्रभुदयाल जौहरी को घूरता हुआ बोला। और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें डोनाटोज में भी देखा था। माय डियर सर, जौहरी शान से बोला, आई एम अ फ्यूचर मिलेनियर ऑफ दिस रीजन। हाउ डू यू डू सर? आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू। तभी इंस्पेक्टर की निगाह पुरवार पर पड़ी। हेलो सर, पुरवार बोला। आप इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? खैरियत है। भीतर आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? ये कौन है? मेरा दोस्त है, मैं इसे यहाँ लाया हूँ। यहाँ क्यों? यहाँ क्यों क्या मतलब? मैं यहाँ रहता हूँ। ये टुन है। तो क्या हुआ? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जरूर, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले मैंने इन साहब से एक बिजनेस डील फाइनल करना है, उसके बाद। मैं पहले तुमसे बात करना चाहता हूँ। ऑल राइट, कहाँ बात करेंगे? अकेले में बात करने के लिए, सुनील सहज भाव से बोला, यहाँ मिस्टर महाजन की स्टडी से बेहतर जगह और कौन सी होगी? ठीक, आइए जनाब, ऊपर स्टडी में चलते हैं। सहमति में सिर हिलाता प्रभुदयाल उसके साथ हो लिया। माई बाप, एकाएक सुनील व्यग्र भाव से बोला। क्या है? प्रभुदयाल ठिठक कर बोला। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। बाद में। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। पुरवार, तुम ऊपर स्टडी में चलो। इंस्पेक्टर साहब 1 मिनट में आते हैं। पुरवार ने प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया।
पुरवार सीढ़ियां चढ़ गया। प्रभुदयाल ने कृपाराम को इशारा किया। सहमति में सिर हिलाता कृपाराम पुरवार के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। क्या कहना चाहते हो? पीछे प्रभुदयाल बोला। प्रभु, सुनील संजीदगी से बोला, मैं ये कहना चाहता हूं कि मौजूदा हालत में शेयर सर्टिफिकेट पर हुए दस्तखतों की कोई अहमियत नहीं है। क्यों अहमियत नहीं है? वो फॉर्जरी है। साबित कैसे करोगे? जब शेयर सर्टिफिकेट बरामद होगा तो। कैसे बरामद होगा? क्या मतलब? वो तुम्हारे पास है इसलिए। मैं उसे फाड़ के फेंक दूंगा तो कैसे बरामद होगा? माचिस दिखा दूंगा तो कैसे बरामद होगा? तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती। कौन रोकेगा मुझे? वो 2.5 करोड़ रुपए का शेयर सर्टिफिकेट है। तुम उसे यूं नष्ट नहीं कर सकते। वो एक कागज का पुर्जा है, जो खो जाए, नष्ट हो जाए तो फिर जारी हो सकता है। फिर जारी होगा तो उस पर उसकी सेल की एंडोर्समेंट क्यों कर होगी? तो तुम्हारी खरीद का क्या होगा? प्रभु, तुम मुझे सच में पराये माल का तलबगार समझते हो? अमूमन नहीं समझता, लेकिन कोई खास जरूरत आन पड़ने पर तुम कुछ भी कर सकते हो। कैसी खास जरूरत? वो तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? सवाल के बदले में सवाल मत करो। इस बाबत मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। ठीक है फिर, मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूं। प्रभुदयाल घूमा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुनील जौहरी के पास जा पहुंचा। मनोज पुरवार से क्या जाना? उसने सवाल किया। जाना तो सही, कुछ राजनगर से यहां तक के रास्ते में। जौहरी बोला। कुछ? काफी कुछ। मसलन क्या? इस आदमी का भूपेंद्र चावरिया पर कोई होल्ड है। वो तो कोई और भी बोलेगा, लेकिन क्या होल्ड है? अपने मुंह से तो पुरवार इस बाबत कुछ बताने वाला नहीं था। इसलिए मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे। इस बाबत उसका बेध्यानी में जो मैंने उससे कुबलवा पाया वो ये है कि पुरवार अपनी जिंदगी में पहली बार भूपेंद्र चावरिया से सन 1999 की फरवरी में मिला था। और फिर जैसे दोनों को फेविकोल का जोड़ लग गया था। सन 1999 की फरवरी में? हाँ, वो। तभी ऊपर से कोई दरवाजा भड़ाक से खुलने की आवाज आई। और फिर गलियारे में धम धम पड़ते कदमों की आवाज आई। सुनील! साथ ही कृपाराम की भड़की हुई आवाज आई। सुनील बाबू! हाँ दरोगा जी। सुनील उच्च स्वर में बोला। 1 मिनट में ऊपर आओ। क्या हो गया माई बाप? सुना नहीं? इस बार प्रभुदयाल की गला फाड़ आवाज आई। सुनील सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। रमाकांत और अर्जुन उसके पीछे हो लिए। तीनों ऊपर पहुंचे। स्टडी में सुनील के कदम रखते ही टाइपराइटर कृपाराम ने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। और फिर टाइपराइटर की तरफ इशारा करता हुआ गरज कर बोला। ये क्या है? टाइपराइटर है। सुनील बड़ी मासूमियत से बोला। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो सुनील बाबू, वरना पछताओगे। तुम जानते हो मेरा सवाल टाइपराइटर के रोलर में लगे टाइपशुदा कागज की बाबत है। सुनील ने टाइपराइटर के करीब जाकर कागज का मुआयना करने का बहाना किया, फिर बोला। ये पुलिस की तफ्तीश के नोट्स हैं। मैंने ऐसी कोई तफ्तीश नहीं की। लेकिन अर्जुन ने खुद शॉर्ट हैंड में सब कुछ नोट किया था और फिर टाइप किया था। क्या बकते हो अर्जुन? सुनील घूमकर नाराजगी भरे स्वर में बोला। तुमने तो तमाम के तमाम टाइपशुदा पेपर दरोगा साहब को सौंपने थे। फिर ये एक टाइपराइटर में कैसे रह गया? पता नहीं कैसे रह गया सर। अर्जुन दबे स्वर में बोला। सर सॉरी। प्रभुदयाल उलझनपूर्ण भाव से कभी सुनील को तो कभी कृपाराम को देख रहा था। आई एम ऑल्सो सॉरी कृपाराम जी। सुनील बोला। अरे क्या सॉरी सॉरी लगा रखी है? मैं कहता हूं मैंने यहाँ ऐसी कोई तफ्तीश नहीं की। तुम जानते हो इस केस में मैं इंस्पेक्टर साहब के अंडर काम कर रहा हूं, इसलिए। मैं समझ गया। क्या समझ गए? आप महसूस कर रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब के बिना ऐसी कोई इंडिपेंडेंट पूछताछ आपको नहीं करनी चाहिए थी? क्या? उस दौरान मनोज पुरवार की बेचैन निगाह फिरकनी की तरह एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर फिर रही थी। बोल भाई वीर बालक। सुनील अर्जुन से बोला। मैं बोलूं? अर्जुन हल्क हकलाया। अब जो किया है उसे अनकिया तो तू ही करेगा। ओह। ओह। वो पुलिस अफसरान की तरफ घूमा।
मैं माफ़ी चाहता हूँ साहबान, समझिए कि यहाँ कोई तफ्तीश नहीं हुई। समझिए कि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई नोट्स टाइप नहीं किए। मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सब एक गलतफ़हमी के तहत हुआ। सुनील टाइपराइटर से कागज़ खींचता बोला। वी ऑल आर सॉरी सर। तुम पछताओगे, कृपाराम पूर्वत भड़का हुआ बोला। दरोगा जी, सॉरी बोल तो दिया। इस ठेके के ठीकरे को ये कागज़ टाइपराइटर से निकालना भूल गया। इस ठेके के ठीकरे को ये कागज़ टाइपराइटर से निकालना नहीं भूल जाना चाहिए था। खता हुई, माफ़ कर दीजिए। तुम्हारे से भी माफ़ी की इल्तिजा है पुरवार। कोई तफ्तीश नहीं हुई? पुरवार गुस्से से बोला। बिल्कुल ठीक भैया, कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई नोट्स नहीं बने। तुम भी यही कहते हो, दरोगा जी भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। फिर झगड़ा किस बात का है? ये किस्सा खत्म क्यों नहीं होता? शुरू क्यों हुआ ये किस्सा? जिस बात की कोई बुनियाद ही नहीं है, वो वजूद में क्यों आई? जब मेरे से पूछने लायक कुछ है ही नहीं, तो तफ्तीश कैसी? मैं बोलूं प्यारे लाल? हाँ हाँ बोलो। भूल ना जाना कि तुमने खुद पूछा है। नहीं भूलता। फिर तो बुनियाद है। बुनियाद तो है। वजूद तो है, पूछने लायक तो है ही। क्या? तुम ब्लैकमेलर हो? क्या? ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। तुम सन 1999 की फरवरी से भूपेंद्र चावरिया को ब्लैकमेल कर रहे हो। इसलिए भूपेंद्र चावरिया ने तुम्हें कत्ल के केस में फंसाने की कोशिश की, ताकि ये आदमी पागल है। पुरवार गला फाड़ कर चिल्लाया। और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रहा है। मैंने महज तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। जवाब नहीं पसंद आया तो भड़कते क्यों हो? तुम तुम अपनी करतूत छुपाने के लिए अपनी तरफ उठी उंगली एक जलील और वाहियात तरीके से मेरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूं? बराबर कर रहे हो। कौन सी उंगली मेरी तरफ उठी हुई है? जैसे तुम्हें मालूम नहीं। तुमने जालसाजी की है। तुमने महाजन साहब के शेयर सर्टिफिकेट पर एक गवाह के सामने उनके नकली दस्तखत बनाए थे। गवाह? चश्मदीद अलीशा ने खुद अपनी आंखों से तुम्हें ऐसा करते देखा था। तुमने तो नहीं देखा था। अलीशा ने देखा, मैंने देखा, एक ही बात है। तुम्हारा बंद बाजार तो ऐसा नहीं कहता। तुम्हारी सूजी हुई आंख तो कह रही है कि शायद अलीशा अब कभी तुम्हारी शक्ल ना पहचाने। तुम तो शट अप। यू ऑल शट अप। एकाएक प्रभुदयाल बोला। स्टडी में खामोशी छा गई। तुम, प्रभुदयाल सख्ती से पुरवार से बोला। इधर, मेरी तरफ देखो। पुरवार ने उसकी तरफ देखा। ब्लैकमेलिंग दो जनों के बीच होती है। एक ब्लैकमेल करता है, दूसरा होता है। इसलिए ऐसी हरकत की तस्दीक दो सिरों से हो सकती है। इस बाबत तुम कुछ नहीं बोलोगे तो भूपेंद्र चावरिया बोलेगा। इसलिए तुम्हारी खामोशी से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? उसने बेचैनी से पहलू बदला। कई बार थूक निकली। ये सच है, वो आखिरकार बोला, कि मेरा भूपेंद्र पर कोई दबाव है जिसका मैं एडवांटेज लेता हूं, लेकिन उसे ब्लैकमेल का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और जहर वाली वारदात से तो मेरा कतई कोई रिश्ता नहीं। वन थिंग एट अ टाइम। अभी पहली बात पर रहो। कब से है भूपेंद्र तुम्हारे दबाव में? कोई 3 साल से। यानी कि सन 1999 की फरवरी से? सुनील बोला। पुरवार ने अग्नय नेत्रों से सुनील की तरफ देखा, लेकिन सहमति में सिर हिलाया। यानी कि तब से जबकि मिस्टर महाजन की बीवी वसुंधरा महाजन की मौत हुई थी? पुरवार ने जवाब ना दिया। और तभी माननीय वकील मधुप तोषनीवाल तस्वीर में आन फिट हुए थे, जो कि सुनील बाबू, कृपाराम बोला, इन बातों का हमारी तफ्तीश से कोई रिश्ता नहीं। इसे कहने दो जो कहता है, प्रभुदयाल बोला। लेकिन सर जी, ये दाएं बाएं की बातों से हमें गुमराह कर रहा है और शेयर सर्टिफिकेट पर दस्तखतों की जालसाजी से फोकस हटाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसकी खुद की गर्दन नपने से बच सके। मैं तुमसे सहमत हूं, मुझे इसकी तमाशगिरी का अच्छा तजुर्बा है। इस वक्त भी यकीनन ये कोई तमाशा ही कर रहा है। अंत पंत तो इसने फंसना ही है। अलबत्ता इसे थोड़ी ढील दे देने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और इसका कुछ संवरने वाला नहीं है। इसलिए
वो सुनील की तरफ घूमा। कहो रिपोर्टर साहब, क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो प्यारेलाल परदेसी से, सुनील परिवार की ओर देखता हुआ बोला। उस सवाल का जवाब ही चाहता हूं जिसने कि इसकी बोलती बंद कर रखी है। खामखा, पुरवार भुनभुनाया। तो फिर जवाब दो। तुम्हारा तभी से भूपेंद्र पर दबाव है जबकि मिसेज वसुंधरा महाजन की मौत हुई थी। हाँ। तो फिर तुम्हारी इस हामी की खुशी में सुनील भाई मुल्तानी पेश करता है डुप्लीकेट वसीयत की कहानी। ये तथ्य अब पूरी तरह से स्थापित है कि कल की रात आखिरी पहर में चोरी चोरी चुपके चुपके लीलावती यहाँ इस स्टडी में पहुंची और यहाँ मिस्टर महाजन की नई वसीयत की जगह उनकी एक पुरानी वसीयत प्लांट कर दी। क्यों प्लांट कर दी? ताकि एक खारिज हो चुकी वसीयत को जेन्युइन वसीयत का दर्जा हासिल हो जाता। कहना ना होगा कि जब कोई नई वसीयत होती है तो पुरानी वसीयत अपने आप खारिज हो जाती है, लेकिन जब तक पहली वसीयत को नष्ट न कर दिया जाए, उसके वजूद को खत्म न कर दिया जाए, ये स्थापित करने का कोई जरिया नहीं होता कि किसी नई वसीयत ने किसी पुरानी वसीयत को खारिज किया था। ये एक कानूनी नुक्ता है जो कोई शातिर वकील ही किसी को समझा सकता है। अब क्योंकि एक शातिर वकील का इस केस में दखल है, इसलिए मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि शायद वसीयतों की हेराफेरी पहले भी आजमाई जा चुकी है। पहले कब? प्रभुदयाल ने पूछा। जब वसुंधरा महाजन की मौत के बाद उसकी वसीयत लागू हुई थी, जिसने कि एक टेक्निकलिटी के तहत महाजन की संपत्ति का वारिस भी उसकी सास लीलावती और साले भूपेंद्र को बना दिया था। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि यह पहले से स्थापित है कि पुरवार तोशनीवाल का दोस्त है और फरवरी सन 1999 से पहले यह भूपेंद्र से या उसकी मां लीलावती से वाकिफ नहीं था। इसने अभी खुद कबूल किया है कि भूपेंद्र से इसकी वाकफियत इसी तारीख के बाद से है और ये बात सहज ही सोची जा सकती है कि लीलावती से ये भूपेंद्र की वजह से ही वाकिफ हुआ होगा। ये भी सहज ही सोचा जा सकता है कि उस वाकफियत में वसुंधरा महाजन की मौत का कोई रोल था। क्या? अभी सामने आता है, लेकिन मुझे उस रोल की बैकग्राउंड स्थापित कर लेने दो। इस सिलसिले से जो अहम बात मैं तुम्हारे नोटिस में लाना चाहता हूं वो ये है कि वसुंधरा महाजन की मौत के बाद से ही पुरवार और तोशनीवाल वसुंधरा महाजन की वसीयत के अनुसार उन उसके वारिसों पर हावी है। इस सिलसिले में इस सिलसिले से जो अहम बात मैं तुम्हारे नोटिस में लाना चाहता हूं वो ये है कि वसुंधरा महाजन की मौत के बाद से ही पुरवार और तोशनीवाल वसुंधरा महाजन की वसीयत के अनुसार उसके वारिसों पर हावी है। तोशनीवाल कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है और पुरवार मैनेजमेंट का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होने की वजह से भूपेंद्र के कंट्रोल में है, पसंदीदा चहेता एजेंट बन जाता है और बड़ी फैंसी कीमतों पर दाएं बाएं कंपनी के सौदे कराने लगता है। अब आप सोचिए कि कोई दो जने एकाएक इस कदर कंपनी पर हावी हो गए कि एक कंपनी का डायरेक्टर बन गया और दूसरा कोई हाई फाई ब्रोकर बन गया, तो क्या ये खामखा हुआ? खामखा कहीं कुछ होता है इस दुनिया में? तुम पागल हो, पुरवार गुस्से से बोला, और पता नहीं क्या वाही तबाही बक रहे हो। मुझे पागल का प्रलाप कबूल है, प्रभुदयाल का एक असाधारण गंभीर स्वर में बोला। मैं इसकी वाही तबाही सुनना चाहता हूं। सो देयर माई फर्स्ट बॉर्न, सुनील बोला। पुरवार खामोश हो गया। और गॉड ब्लेस यू सर फॉर टेकिंग द राइटेस्ट डिसीजन। आगे बढ़ो, प्रभुदयाल बोला। माई बाप, जैसे कि मैंने पहले ही अपना शक जाहिर किया है, वसीयतों की कोई हेरा फेरी पहले भी वसुंधरा महाजन की मौत के वक्त भी आजमाई जा चुकी थी। तो एक वकील का रोल तो वसीयत में जाहिर है कि उसने उसे ड्राफ्ट किया होगा, लेकिन उस सिलसिले में जो कोड में खास की तरह पुरवार फिट है, इसका क्या रोल हुआ? इसका महज ही समझ में आने वाला एक ही रोल मुमकिन है और ये है कि ये एक खास वसीयत का गवाह था। खास खास वसीयत जो कि बाद में की गई थी, लेकिन किसी पहले की वसीयत को लागू करने के लिए एक मिली भगत के तहत जिसे दबा दिया गया था। रिपोर्टर साहब, ये एक गंभीर इल्जाम है। तभी तो लगा रहा हूं। किस पर? इस वक्त तो एक ही नौनिहाल सामने दिखाई दे रहा है।
लीलावती, भूपेंद्र और तोशनीवाल मौजूद होते तो उन पर भी लगाता। ये आदमी कोरी बकवास कर रहा है। पुरवार फिर भड़का। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसा कुछ नहीं हुआ मेरे लाल? तुम अभी कबूल करके नहीं हटे हो कि तुम भूपेंद्र को ब्लैकमेल कर रहे हो। और खबरदार, जो दबाव या होल्ड में पनाह तलाशने की कोशिश की। दबाव या होल्ड भी ब्लैकमेल ही होता है। प्रभुदयाल का सिर स्वयं ही सहमति में हिला। पुरवार के मुंह से बोल ना फूटा। और ब्लैकमेल के शिकार की स्वाभाविक ख्वाहिश होती है ब्लैकमेलर का पुलंदा बांधने की। सुनील आगे बढ़ा। ताकि वो ब्लैकमेल से निजात पा सके। इसलिए ब्लैकमेल से आजिज आए माँ बेटे ने ऐसी स्कीम घड़ी कि पुरवार पर कत्ल का इल्जाम आयद होता, ये उसकी सजा पाता और उनकी ब्लैकमेल से जान छूटती। इसलिए भूपेंद्र ने कहा कि उसने पुरवार को शुगर पॉट का ढक्कन उठाते देखा था। लेकिन वो बात बेबुनियाद है। कृपाराम आवेश में बोला। जिस पूछताछ की बिना पर तुम ये बात कह रहे हो, वो तो कभी हुई ही नहीं थी। भूपेंद्र चावरिया ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभी किसी और संदर्भ में इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि कोई बात नहीं। अभी किसी और संदर्भ में इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि कोई बात होती है तो दो जनों के बीच में होती है। इस बात में भी दो जनों का दखल है, एक पुरवार का और दूसरे भूपेंद्र का। लिहाजा आप भूपेंद्र से क्यों नहीं पूछते कि क्या हुआ था, कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? अरे, जब पुरवार इनकार करता है, इसके इनकार के क्या माने हैं? ये तो पूछताछ में शामिल नहीं था। मुझे तो शामिल बताते हो तुम। जब मैं कहता हूं कि मैंने ऐसी कोई पूछताछ नहीं की थी तो आपके इनकार की वजह? आपके इनकार की वजह है। क्या वजह है? मैंने पहले ही बताई है। क्या बताई है, फिर बताओ। शायद आप ये बात जाहिर नहीं होने देना चाहते कि आपने अपने आला अफसर से बाहर जाकर उसकी जानकारी के बिना इस केस से ताल्लुक रखती कोई इंक्वायरी कंडक्ट की। प्रभुदयाल के चेहरे पर फिर उलझन के भाव आए। उसने संदिग्ध भाव से कृपाराम की तरफ देखा। अरे सुनील बाबू, तुम पर खुदा की मार। कृपाराम कलप कर बोला। अरे, जब मैं कहता हूं कि मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई पूछताछ नहीं हुई, तो भूपेंद्र भी कहे तो जाने। इंस्पेक्टर साहब, एकाएक पुरवार बोला, आप मेरी भी सुनिए। तुम अभी चुप करो। प्रभुदयाल बोला। अरे, कैसे चुप करूं? मेरे पर एक कत्ल का इल्जाम थोपा जा रहा है और मैं चुप करूं? मैं कहता हूं कि अगर भूपेंद्र समझता है कि यूं बयानबाजी करके वो कत्ल का कोई झूठा केस मेरे सिर पर थोप सकता है, तो मैं क्या तुम तो क्या करोगे तुम? तो मैं तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? वो खामोश हो गया और बेचैनी से पहलू बदलने लगा। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? अरे मेरे भाई, मेरे बाप, कत्ल जैसा कोई कदम उठाने की वजह होती है, उसका कोई उद्देश्य होता है। जो वजह वो उद्देश्य मेरे पास कहाँ है? मैं क्यों शुगर पॉट में जहर डालूंगा? ये बात तो तुम्हारी ठीक है। ठीक मानते हो तो हल्कान क्यों करते हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते जिसके पास की कत्ल का कोई उद्देश्य हो? किसके पास? तुम बताओ, इस वक्त तो तुम ही बढ़ बढ़ के बोल रहे हो। ठीक है, मैं ही बताता हूं। प्रभु, मैं ये बात कबूल करता हूं कि इस शख्स के पास कत्ल का कोई उद्देश्य नहीं, और अल्टरनेट कैंडिडेट के तौर पर मैं भूपेंद्र का नाम प्रपोज करता हूं। उसकी मां लीलावती का नाम प्रपोज करता हूं। खामखा? प्रभुदयाल बोला। खामखा नहीं। हालात का इशारा साफ इस तरफ है कि शुगर पॉट में जहर मां बेटे में से किसी ने मिलाया था। कहाँ है इशारा? मुझे तो दिखाई नहीं देता। अभी दिखाई देता है। दिखाई देने के लिए ही तो मैं तुम्हारी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि माँ बेटे का भी ये दावा था कि उन्हें जहर दिया गया था, जबकि डॉक्टर पावा का बयान उस दावे को झुठलाता है, जो लेबोरेटरी परीक्षण जैसे प्रमाणित तरीके से ये स्थापित करता है कि उन दोनों के पेट से जहर नहीं, एपिकेक्वाना नाम की एक मतली लाने वाली औषधि बरामद हुई थी। ऐसी औषधि उन्होंने उन्हें किसी और ने खिलाई हो, ये बात सरासर बेमानी और नाकाबिले एतबार है। इसलिए जाहिर है कि वो औषधि उन दोनों ने खाई। क्यों खाई? ताकि यह स्थापित होता कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अगले रोज जब पुरवार जहर से मर जाता,
तो यही समझा जाता कि जिस किसी ने भी उसे जहर दिया था, उसी की वजह से पहले लीलावती और भूपेंद्र भी जहर के शिकार हुए थे। तब इस करतूत के असली ओरिजिनेटर की तरफ, माँ बेटे की तरफ, किसी का ध्यान तक न जाता, क्योंकि उन बेचारों की तो खुद जहर से जान जाते जाते बची थी। तुम ये कहना चाहते हो कि सब किया धरा माँ बेटे का था? अभी भी कोई कसर रह गई है ये कहने में? माई बाप, जरा गौर करो कि ब्लैकमेल का कारोबार कैसे चलता है। जो ब्लैकमेल करता है वो गेनर होता है, यानी कि कमाई करता है। जो ब्लैकमेल होता है वो लूजर होता है, यानी कि पैसा खोता है। अब सोचिए कि गेनर भला क्यों कत्ल करेगा? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भला कोई काटता है? लेकिन जो लूजर होता है, जो ब्लैकमेल हो रहा होता है, उसकी ब्लैकमेलर की हस्ती मिटाकर ब्लैकमेल से निजात पाने की सदा अभिलाषा होती है। अभिलाषा पूरी तो ना हुई। अगर पुरवार ब्लैकमेलर है तो ये तो तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा है, क्योंकि इसकी किस्मत अच्छी थी। अभिलाषा पूरी तो ना हुई। अगर पुरवार ब्लैकमेलर है तो ये तो तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा है, क्योंकि इसकी किस्मत अच्छी थी। क्योंकि जैसे ये अपने नियम के अनुसार शाम की उस घड़ी रोज किचन में जाकर चाय पीता था, वैसे उस रोज इसने ना पी। क्यों ना पी? क्योंकि एक, चाय पीने से कहीं ज्यादा अहम अहम काम इसके जहन पर हावी था। क्योंकि ये हाउसकीपर की बेटी एलिशा को भगा ले जाने वाला था। ये जानता था कि सोफिया इसे नापसंद करती थी, इसलिए अपना वो कदम उठाने से पहले इसने सोफिया से परे परे रहने में ही अपनी भलाई समझी थी, जिसकी तीखी निगाह इसके नापाक इरादों की बाबत कुछ ना कुछ जरूर भांप जाती। और कहना ना होगा कि इसी बात ने माँ बेटे की योजना बिगाड़ दी। माँ बेटे में से किसने शुगर पॉट में जहर डाला था? माँ बेटे में से किसी ने शुगर पॉट में जहर डाला था, यकीनन। और उन्हें इंतजार था कि अपनी स्थापित रूटीन के मुताबिक पुरवार किचन में आएगा, सोफिया से चाय हासिल करेगा, शुगर पॉट में से उसमें से चीनी डाली जाएगी और तड़प कर वहीं मरा पड़ा होगा। लेकिन उनकी बदकिस्मती और हमारे इस गुले गुलजार की खुशकिस्मती कि उस रोज इसने चाय ना पी। ओह, क्योंकि उस रोज किचन में जारी उस ड्रामे में मैं भी एक किरदार था, इसलिए मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि शुगर पॉट में जहर कब डाला गया था। कब डाला गया था? जब मैं, रमाकांत, मिस्टर महाजन और सोफिया चाय पी चुके थे। चाय के उस दौर में सोफिया ने अपने लिए सबसे आखिर में चाय बनाई थी। उसने शुगर पॉट में से निकाल कर अपनी चाय में चीनी मिलाई थी, लेकिन उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ था। तब न बाकी तीन जनों की तबीयत को कुछ हुआ था। इसका साफ मतलब है कि तब तक शुगर पॉट में जहर नहीं था। जहर जानबूझकर उस घड़ी के बाद शुगर पॉट में मिलाया गया था, क्योंकि तब तक चाय का तमन्नाई सिर्फ एक ही शख्स रह गया था, और वो शख्स पुरवार था। यह महज इत्तेफाक था कि मिस्टर महाजन ने चाय की दूसरी प्याली की तलब महसूस की, और उनकी देखा देखी रमाकांत और मैंने भी। फिर सोफिया ने भी दोबारा चाय पी ली। बाद में और लोगों में बाद में और लोग भी तो किचन में आए थे। उनमें से कोई चाय पीने की इच्छा जाहिर कर सकता था। तुम्हारा इशारा उन लोगों की तरफ है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल थे और मीटिंग खत्म होने के बाद किचन में पहुंचे थे। हाँ, ऐसी मीटिंगों में चाय कॉफी की सर्विस रेगुलर होती है। वो लोग मीटिंग के दौरान ही इतनी चाय पी चुके होते कि कोई किचन में आकर फिर चाय पीने की ख्वाहिश न करता। फिर भी फिर भी करता तो पुरवार के साथ उस अंजाम को पहुंचता जिसको मैं और रमाकांत पहुंचे थे। हम्म। वैसे जरा ध्यान दो तो कौन थे वो लोग? वो चार जने थे, जिनमें से दो लीलावती और भूपेंद्र थे, जिनके की चाय पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अपनी खुद की करतूत के तहत सिर्फ उन्हें मालूम था कि शुगर पॉट में जहर था। वकील तोशनीवाल सुबह बेड टी के अलावा चाय पीता नहीं था, ऐसा उसने खुद मुझे बताया था। बाकी बचा केडिया। अब अगर वो फिर भी अब अगर वो फिर भी और चाय पीने की मंशा जाहिर करता, तो जाहिर है उसका अंजाम बुरा होता। ठीक। बहरहाल मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग किचन में पहुंचे थे और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसका फायदा उठाकर माँ बेटे में से किसी ने शुगर पॉट में जहर डाल दिया था। उसके बाद वो घड़ी आई थी जबकि मिस्टर महाजन ने चाय दोबारा ली।
और उसमें शुगर पॉट में और उसमें शुगर पॉट में से लेकर चीनी मिलाई। यहाँ मुझे ये याद दिलाना होगा कि जो जहर शुगर पॉट में डाला गया था, उसकी परत पॉट में मौजूद चीनी के ऊपर ही ऊपर थी। इसलिए जब मिस्टर महाजन ने अपनी चाय में डालने के लिए उसमें से चीनी निकाली थी, तो जहर की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार उन्हीं के पल्ले पड़ी थी। उसके बाद रमाकांत ने और मैंने दोबारा चाय ली थी, तो शुगर पॉट में मौजूद बचा-खुचा ज़हर हमारे पल्ले पड़ गया था। लिहाजा शुगर पॉट में मौजूद ज़हर का बड़ा हिस्सा मिस्टर महाजन की चाय में गया और छोटा हिस्सा 50-50 या शायद 60-40 या 70-30, क्योंकि रमाकांत की तबीयत मेरे से पहले और मेरे से ज़्यादा खराब हुई थी, मेरे में और रमाकांत में बँटा। सोफिया की चीनी लेने की बारी आने तक शुगर शुगर पॉट का ज़हर चुक चुका था। नतीजतन मिस्टर महाजन जान से गए और फौरी डॉक्टर इमदाद के सदके मेरी और रमाकांत की जानें बच गई। पुरवार का उस रोज चाय ना पीना इसके लिए वरदान साबित हुआ। ये कत्ल की एक सुनिश्चित सुनिश्चित योजना का शिकार ना हुआ और इसकी जान बच गई। सुनील ने पुरवार की तरफ देखा। पुरवार के शरीर ने स्पष्ट झुरझुरी ली। लेकिन सुनील आगे बढ़ा। माँ बेटे का काम बिगड़ गया। उस बिगड़े काम को संवारने के लिए भूपेंद्र ने दरोगा जी को वो खुफिया बयान दिया, जो कि पुरवार की तरफ उंगली उठाता था, जो ये जाहिर करता था कि शुगर पॉट में जहर पुरवार ने डाला था और पुरवार भूपेंद्र इसका चश्मदीद गवाह था। यूं वो उम्मीद कर रहा था कि पुरवार गिरफ्तार होगा, उसकी गवाही के सदके गुनहगार साबित होगा, सजा पाकर फांसी पर झूलेगा और उनकी जान, जो उसके कत्ल की कोशिश फेल हो जाने से नहीं छूटी थी, तब उसके फांसी पर झूल जाने से छूटती। कुत्ता कमीना, पुरवार एक भड़का। हरामजादे ने ऐसी घात लगाई मेरी जान पर। अब मैंने भी उसकी तमाम पोल पट्टी न खोली तो मेरा नाम नहीं। उन सब कमीनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। प्यारे लाल, अगर तुम्हारी ऐसी कोई मंशा है, तो यही वक्त है उस पर अमल करने का। इसलिए जो कहना है, इंस्पेक्टर साहब के सामने अभी कह डालो। कहता हूं, अभी कहता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं वकील मधुप तोशनीवाल से पुराना वाकिफ हूं। मेरे को उससे छोटे मोटे काम पड़ते रहते हैं, इसलिए मैं अक्सर उसके ऑफिस में जाता रहता हूँ। 3 साल पहले एक रोज, मुझे तारीख अच्छी तरह याद है, वो 27 जनवरी सन 1999 का दिन था। तोशनीवाल से मुलाकात का तमन्नाई में उसके ऑफिस के रिसेप्शन में बैठा था, क्योंकि उस घड़ी तोशनीवाल मिसेज वसुंधरा महाजन के साथ बिजी था, जिसे कि तब मैं जानता नहीं था। तब तोशनीवाल ने अपने निजी कक्ष से बाहर कदम रखा था और मुझे भीतर आने को कहा, क्योंकि वो एक वसीयत पर बतौर गवाह मेरे दस्तखत कराना चाहता था। कैसी वसीयत? प्रभुदयाल ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने वसीयत पढ़ी नहीं थी। तोशनीवाल कहता था कि वसीयत पर गवाही के लिए वसीयत पढ़ना जरूरी नहीं होता। गवाही इस बात की तस्दीक के लिए होती है कि वसीयत करने वाले ने गवाहों के सामने वसीयत पर दस्तखत किए थे। वसीयत करने वाली, जो कि वसुंधरा महाजन थी? हाँ। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि उस वसीयत में क्या लिखा था? तब नहीं मालूम था, लेकिन बाद में मालूम हुआ। बाद में कब? अगले महीने, फरवरी में, वसुंधरा महाजन की मौत के बाद, जो कि वसीयत पर मेरे गवाही के 2 हफ्ते बाद ही मर गई थी। आगे बढ़ो। इतना मुझे मालूम था कि जब कोई वसीयत कोर्ट में प्रोबेट के लिए पेश की जाती है, तो गवाहों की भी पेशी होती है। तोशनीवाल से मैंने इस बाबत सवाल किया, तो उसने बड़ी टालम-टोल वाली जुबान बोली, जिससे मुझे लगा कि दाल में कोई काला था। तब मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचा, जहां से मुझे एक अनोखी ही कहानी मालूम हुई। मुझे पता चला कि वसुंधरा महाजन की जो वसीयत प्रोबेट के लिए पेश की जा रही है, वो तो उसकी मौत से 2 साल पहले की थी, और उस संदर्भ में जो 2 गवाह कोर्ट में पेश किए जा रहे थे, वो भी कोई और ही थे। तब मैं चुटकियों में समझ गया था कि ये कोई मोटा माल अंदर करने का षड्यंत्र था। नतीजतन मैं भी उस षड्यंत्र में शामिल हो गया। कैसे? मैं भूपेंद्र से मिला। मैंने उसे वसीयत के बारे में बताया, जो उसकी बहन ने अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले की थी और जिसका मैं गवाह था। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना ही ना पड़ा। तभी से मैं नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस का पक्का ब्रोकर बन गया और जो चाहा, जब चाहा, जिस कीमत पर चाहा, कंपनी को खरीदने के लिए मजबूर किया। और खूब चांदी काटी, सुनील बोला। हाँ। तुमने दलाल बनकर और तोशनीवाल ने कंपनी का डायरेक्टर बनकर? बिल्कुल। वो दूसरा गवाह, प्रभुदयाल बोला,
जिसने 27 जनवरी वाली वसीयत पर तुम्हारे साथ गवाही डाली थी, वो कौन था? वो दीवान चंद जैन नाम का एक आदमी था जो कि उस रोज मेरी ही तरह तोशनीवाल के ऑफिस में रिसेप्शन पर मौजूद था। दीवान चंद जैन? सुनील बोला। ये नाम पहचाना सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस नाम से पहले भी हाल ही में मेरा वास्ता पड़ चुका है। तुम अभी चुप करो। सुनील खामोश हो गया। वो बड़ी शिद्दत से याद करने की कोशिश करने लगा कि क्यों वो उस नाम से जाना पहचाना लग रहा है। ये दीवान चंद जैन? प्रभुदयाल फिर पुरवार से संबोधित हुआ। कहाँ रहता है? मुझे नहीं मालूम, पुरवार बोला। वो वहां वकील के ऑफिस में मौजूद था तो उसका क्लाइंट होगा। क्लाइंट तो वो था, उसने खुद मुझसे ऐसा कहा था। फिर नहीं छुपा रह सकता ये आदमी, वकील के ऑफिस से ही उसका पता मालूम हो जाएगा। प्रभुदयाल सुनील की तरफ घूमा। रिपोर्टर साहब, महाजन के पेट में पहुंचे जहर की कहानी तो तुमने अच्छी घड़ ली। अच्छी? सुनील हैरानी करता बोला। सुनील भाई, मुल्तानी की कहानी सिर्फ अच्छी? अब ज्यादा मत पसरो, समझे? यस बॉस। जहर की कहानी तो तुमने अच्छी घड़ ली, अब शूटिंग की बाबत क्या कहते हो? शूटिंग दो बार हुई। एक बार कॉटेज में मिस्टर महाजन के धोखे में डॉक्टर पाहवा पर, और दूसरी बार खुद मिस्टर महाजन पर। चलो ऐसे ही, उसकी बाबत क्या कहते हो? शूटिंग दो बार हुई। एक बार कॉटेज में मिस्टर महाजन के धोखे में डॉक्टर पाहवा पर, और दूसरी बार खुद मिस्टर महाजन पर। चलो ऐसे ही सही, उसकी बाबत क्या कहते हो? वैसे तो तीन बार हुई, लेकिन नर्स भावना सूद पर चली गोली को इस वक्त मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका मुझे यकीन है कि वो कत्ल के इरादे से नहीं चलाई गई थी। साइड स्टोरीज बाद में रिपोर्टर साहब, अभी मेन लाइन पर ही रहो। यस बॉस। उसके लिए मुझे कल के किचन के वाकयात पर तुम्हें वापस ले जाना होगा, जबकि मैंने मिस्टर महाजन को राय दी थी कि वो एडवोकेट तोशनीवाल के पेश किए किसी कागज पर साइन न करें। तोशनीवाल उनको उनके नाम कोर्ट के सम्मन सर्व करना चाहता था, और पावती पर साइन करवाना चाहता था। तब मेरी राय पर अमल करते हुए मिस्टर महाजन बिना सम्मन रिसीव किए वहां से खिसक गए। ये वो घड़ी थी जबकि वो अपना दूसरा जहर मिला चाय का कप पीकर हटे थे। तोशनीवाल ने तुरंत उनके पीछे जाने की कोशिश नहीं की, जो कि उसकी स्ट्रेटजी थी। क्या स्ट्रेटजी थी? मिस्टर महाजन के न लौटने की सूरत में अब उसके पास बहाना था रोज गार्डन वाले कॉटेज में जाने का। वहां उसका कोई काम नहीं था, लेकिन यूं काम उसने बना लिया था। वहां उसे कोई देख लेता तो वो यही कहता कि वो तो वहां मिस्टर महाजन से सम्मन साइन कराने आया था। ना देख लेता तो? नहीं ही देखा था तो वो मिस्टर महाजन को शूट करता और वहां से चलता बनता। टाइम फैक्टर गड़बड़ है सुनील बाबू, कृपाराम बोला। क्या मतलब? कॉटेज में गोली बहुत देर बाद चली थी। तब चली थी जबकि तुम और तुम्हारा जोड़ीदार जहर की वजह से होश खो बैठे थे, जबकि तुम दोनों को अटेंड करने के लिए डॉक्टर आ चुका था। तुम दोनों को अटेंड कर चुका था और फिर जाकर महाजन के कॉटेज में महाजन की जगह लेटा था और सो रहा था। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यह है कि मिस्टर महाजन किचन से उठकर कॉटेज में नहीं गए थे। बहुत मुमकिन है कि वो तब केडिया के हाउस ट्रेलर में जा छुपे थे। तोशनीवाल ने भी जरूर उन्हें कई जगह ढूंढा होगा, लेकिन ट्रेलर का ख्याल उसे नहीं आया होगा। बाद में जब वो वापस कॉटेज पहुंचा होगा तो कॉटेज की फोल्डिंग छत खुली देखकर वो कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गया होगा कि आखिरकार मिस्टर महाजन अपने बेडरूम में लौट आए थे। तब वो कॉटेज की छत पर चढ़ा था और खुली छत के रास्ते उसने भीतर फायर कर दिया था। डॉक्टर पर? प्रभुदयाल बोला। उसे महाजन समझकर? एग्जैक्टली exactly। अब उस घड़ी क्योंकि सभी यहां से गैर हाजिर थे, इसलिए किसी का तोशनीवाल की गैर हाजिरी की तरफ ध्यान नहीं गया था, जिसके के बारे में सहज ही सोच लिया गया था कि वो राजनगर वापस चला गया था। लेकिन मेरा दावा है कि कॉटेज में गोली चलाने तक वो यहीं कहीं था, और जहां था उसके बाद ही गया था, और जहां गया था उसके बाद ही गया था। तोशनीवाल कातिल है? बट ऑफ कोर्स, कॉटेज में गोली चलाने के तत्काल बाद मची हाय तौबा में वो जान गया होगा कि उसकी चलाई गोली के शिकार मिस्टर महाजन नहीं, डॉक्टर पावा हुआ था। तब उसने नोट किया होगा कि वहां से केडिया की खड़खड़ जीप और उसका हाउस ट्रेलर दोनों गायब थे।
वो हाउस ट्रेलर की तलाश में निकला। हाउस ट्रेलर के ढोते होने की वजह से, क्योंकि जीप तेज नहीं चलाई जा सकती थी, इसलिए जल्दी ही हाउस ट्रेलर उसकी निगाह में आ गया। हाउस ट्रेलर को रास्ते में पुलिस ने रोका था। तब किसी तरह वो पुलिस और केडिया में हुआ वार्तालाप सुनने में कामयाब हो गया था, और उसे मालूम पड़ गया था कि ट्रेलर में मिस्टर महाजन थे और केडिया उन्हें जेहरी के सिविल अस्पताल में ले जा रहा था। तो उसने ट्रेलर के पीछे लग गया। केडिया ने जब ट्रेलर को अस्पताल के कंपाउंड में ले जाकर खड़ा किया और डॉक्टर की इमदाद की तलाश में अस्पताल के भीतर की तरफ लपका, तो पीछे तोशनीवाल खामोशी से ट्रेलर में दाखिल हुआ और उसने मिस्टर महाजन को शूट कर दिया। सब गैस वर्क है। सब तो नहीं माई बाप। क्या मतलब? किश्तों में समझाता हूं। देखिए, इस बात में तो कतई कोई शक नहीं कि मिस्टर महाजन को सर्व करने के लिए तोशनीवाल के पास कोर्ट का सम्मन था, और वो किचन से मिस्टर महाजन के पीछे निकला ही उन्हें सम्मन सर्व करने के मकसद से था। अब या तो उसने सम्मन सर्व किया था या नहीं किया था। सर्व किया था तो उसे पावती पर मिस्टर महाजन के दस्तखत दिखाने होंगे। नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? इस बात का जवाब उसे देना होगा कि क्यों वो सम्मन सर्व किए बिना वापस चला गया था। बड़ी हद वो ये कहेगा कि मिस्टर महाजन उसे मिले नहीं थे। ऐसा था तो क्यों वो वापस कोठी में ना लौटा, ताकि कोई उसे बता पाता कि मिस्टर महाजन अगर कोठी में नहीं थे, कॉटेज में नहीं थे, तो कहाँ थे? सम्मन सर्व किए बिना उसका 85 किलोमीटर वापस राजनगर लौट जाना इस बात का सबूत है कि वो जानता था कि सम्मन सर्व नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि प्राप्तकर्ता मर चुका था, और इस बात को तब अभी उसके सिवाय कोई नहीं जानता था। हम्म। लेकिन कत्ल उसने किया क्यों? इसका जवाब वसुंधरा महाजन की उस वसीयत में छुपा है, जो कि उसने अपनी मौत से पहले की थी और जिसके गवाह पुरवार और दीवान चंद थे। उसकी बाबत जाहिर है कि लीलावती और भूपेंद्र ने तोशनीवाल से सेटिंग की थी कि वो उस वसीयत को दबा दें और उससे पहले की वसीयत को प्रोबेट के लिए पेश करें, जिसके अनुसार मिसेज वसुंधरा महाजन के वारिस उसकी माँ और भाई, यानी कि लीलावती और भूपेंद्र थे। यहाँ ये बात भी जिक्र के काबिल है कि मिस्टर महाजन को अपनी बीवी से बड़ा गिला था कि अपनी जो संपत्ति उन्होंने बतौर तोहफा अपनी बीवी के नाम की थी, उसके कानूनी वारिस यानी कि लीलावती और भूपेंद्र उसके सहज ही मालिक बन बैठे थे। जबकि ऐसा नहीं था। हकीकतन वसुंधरा ने अपने पति के साथ ऐसी कोई ज्यादती नहीं की थी। उसने अपनी पुरानी वसीयत में अपनी माँ और भाई को अपनी इंडिविजुअल एसेट्स का बेनिफिशियरी बनाया था, क्योंकि तब उसके खुद के नाम कोई भारी नामा पत्ता नहीं था। मिस्टर महाजन से जब उसे बतौर तोहफा काफी संपत्ति हासिल हुई थी, तो उसकी अपनी माँ और भाई के हवाले कर देने की उसकी कोई मंशा नहीं थी। इसलिए उसने अपनी वसीयत बदलने का इरादा किया था और 27 जनवरी 1999 को अपनी नई वसीयत की थी, जिसका गवाह पुरवार था, और जरूर जिसमें ऐसा कोई प्रावधान था जिसके तहत माँ बेटा एक बड़ी संपत्ति के वारिस नहीं बन सकते थे। इसी वजह से उन दोनों की और वकील तोशनीवाल की मिली भगत के तहत उस नई वसीयत को दबा दिया गया और पुरानी वसीयत प्रोबेट के लिए पेश करके लीलावती और भूपेंद्र को साहिब जायदाद बना दिया गया। ठीक है, लेकिन महाजन का कत्ल क्यों हुआ? जहर तो उसने अनजाने में खाया, लेकिन शूट तो उसे इरादतन किया गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिस्टर महाजन को असलियत की भनक लग गई थी। उनके हाथ अपनी बीवी की एक पुरानी सन 1999 की डायरी लग गई थी, जिनमें 27 जनवरी की तारीख में एंट्री थी और लिखा था, राजनगर गई, गवाह मनोज पुरवार और दीवान चंद जैन। मिस्टर महाजन को एक काबिल वकील की कानूनी खिदमात की जरूरत थी। वकील की जगह मैं पहुंचा था, इसलिए उन्होंने मुझे सिर्फ फ्रॉड के उस केस की बाबत बताया था जो कि उन पर हो सकता था। खुद वकील मिस्टर चैटर्जी आया होता तो यकीनन वो उससे उससे उस फ्रॉड के तहत भी मशवरा करते जो उनकी बीवी के वसीयत को लेकर उनके साथ हुआ था। हम्म। उस डायरी का मेरी निगाह में आना बहुत बड़ा इत्तेफाक था। कल शाम को मैं मिस्टर महाजन की स्टडी में उनके शेयर सर्टिफिकेट की तलाश में गया था। वहां उनके राइटिंग डेस्क के से सर्टिफिकेट बरामद कर चुकने के बाद जब मैं उनके हस्ताक्षरों के किसी नमूने की तलाश में डेस्क के दराज टटोल रहा था, तो मुझे एक डायरी मिली थी जिन पर ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड की डस्ट जैकेट चढ़ी हुई थी। तब मेरा ख्याल था कि वो टाइटल डायरी पर अनजाने में या बेध्यानी में चढ़ गया था, लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि मिस्टर महाजन ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि अगर कोई उसे देखता तो या तो वो उसे किताब ही लगती, डायरी न लगती, या वो भी यही समझता कि डायरी पर बेध्यानी में टाइटल चढ़ा दिया गया था।
वो डायरी तब मुझे नहीं मालूम था कि किसकी किसकी थी, क्योंकि उस पर कोई नाम दर्ज नहीं था। तब मुझे 27 जनवरी वाले पृष्ठ पर दर्ज तहरीर की भी कोई अहमियत नहीं सूझी थी। लेकिन अब ये बात साफ है कि वो डायरी वसुंधरा महाजन की थी, और इस बात का सबूत थी कि 27 जनवरी सन 1999 को, यानी कि अपनी मौत से 2 सप्ताह पहले, उसने नई वसीयत की थी, जिसके गवाह मनोज पुरवार और दीवानचंद जैन थे। तोशनीवाल को यह अंदेशा था कि मिस्टर महाजन के हाथ ऐसा कुछ लग गया था जो कि उनकी करतूत की पोल खोल सकता था। इसलिए मिस्टर महाजन पर दबाव बनाने के लिए उसने उन पर फ्रॉड का केस दायर करवाया था। साथ ही वो इस सूंग में भी था कि मिस्टर महाजन के हाथ क्या लग गया था। उस सूंग का ही नतीजा था कि वो मकतूल की स्टडी में पहुंच गया था। कब? जाहिर है कि कल रात, तब जबकि लीलावती और भूपेंद्र यहाँ नहीं थे। मैं और रमाकांत जहर से उबरते हुए बेहोश पड़े थे। सोफिया कस्टेलो को ट्रंक कॉल करने जहरी गई हुई थी। डॉक्टर पावा कॉटेज में मकतूल के बेडरूम में सोया पड़ा था, और नर्स भावना सूद उसकी टहल के लिए उसके करीब ही कहीं कॉटेज में मौजूद थी। इससे मुबारक मौका और कौन सा हो सकता होता तोशनीवाल के लिए यहाँ घुसाने का और निर्विरोध मकतूल की स्टडी की तलाशी लेने का। ठीक, तो स्टडी की तलाशी के दौरान उसे उस ताजा तरीन वसीयत की खबर लगी जो कि तुम्हारे पास है और जो जेन्युइन है। उसने उसे नष्ट क्यों ना कर दिया? क्योंकि उसे अंदेशा था कि मकतूल ने मुझे नई वसीयत के बारे में बताया हो सकता था। लिहाजा बाद में जब वसीयत बरामद ना होती तो यही समझा जाता कि किसी ने उसे नष्ट कर दिया था। तब ऐसा किया होने का शक उन्हीं पर किया जाता जिन्हें कि उस वसीयत के जरिए नुकसान होना था। हम्म। बहरहाल वो वसीयत पढ़कर तोशनीवाल को डायरी का पता लगा जो कि उसने वहां से उस जो कि उसने वहां से पार कर दी, और उस पर चढ़ी डस्ट जैकेट उतारकर वापस उस किताब पर, जो कि जरूर वहीं कहीं उपलब्ध थी, चढ़ाकर किताब को वापस दराज में डाल दिया। बाद में लीलावती ने जो कुछ किया उस बाबत क्या कहते हो? वो लीलावती ने अपनी और भूपेंद्र की किसी इंडिपेंडेंट स्कीम के तहत किया, या उस बाबत भी उस तोशनीवाल से हिदायत हासिल हुई, ये तो लीलावती ही बता सकती है। बहरहाल कल रात के चौथे पहर में उसने जो एक कदम आगे का काम किया था वो ये था कि उसने वहां मकतूल की एक ऐसी पुरानी वसीयत प्लांट की और नई वसीयत को ऐसी जगह छुपा दिया जहां से वो किसी को ढूंढे ना मिलती। ये कदम उसे नष्ट करने से अच्छा था, और यूं उसकी बरामदगी का खतरा भी न रहता। फिर भी बाद में उस वसीयत को लेकर कोई हो हल्ला होता, जो कि नहीं होने वाला था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मकतूल को नई वसीयत का किसी से जिक्र करने का कोई मौका मिला था, और उन्हें अपनी जान सांसत में फंसती जान पड़ती तो वो लोग ही दराज के तले से नई वसीयत की बरामदगी की कोई जुगत कर देते। यूं मकतूल का बाकी माल उनके हाथ लगने से रह जाता, लेकिन जो माल वो पहले से कब्जाए बैठे थे उन पर उसका कब्जा बरकरार रहता। हम्म। तो वो किताब, ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड, वहां से लीलावती ने गायब की? माई बाप, अब तो आप ही कहते हो कि वो ये बात कबूल कर चुकी है। क्यों गायब की? इसलिए गायब की क्योंकि उसने भी नई वसीयत पढ़ी थी, और वसीयत में उसका जिक्र पाया था। वसीयत में जिस इशारे का जिक्र था उसे वो नहीं समझ सकी। समझने लायक बात तो डायरी में थी जो कि तोशनीवाल ले गया था, लेकिन उस किताब को वहां से हटाकर उसने अपनी तरफ से ये सुनिश्चित किया था को कोई दूसरा भी कुछ ना समझ सके। बाद में माँ बेटे ने किताब की सामूहिक पड़ताल की होगी तो यही पाया होगा कि उसमें कुछ नहीं रखा था। यही वजह है कि किताब को एक बेकार की आइटम जानकर लीलावती ने उसकी अपने पास मौजूदगी की हामी भरी और उसे मेरे मुंह पर मारने की बात की। आई सी। प्रभु, मुझे डायरी की खबर थी, लेकिन क्योंकि मैं ये समझे बैठा था कि उस पर डस्ट जैकेट गलती से चढ़ गई थी, इसलिए मेरी सोच समझ का फोकस किताब पर ही बना। मैंने वो किताब मुहैया की और फिर वसीयत के इशारे के मुताबिक मकतूल की जन्म तिथि में, जो कि मुझे मालूम था कि 27 जनवरी थी, और किताब में कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। यहाँ देखो, कैसा अनोखा इत्तेफाक हुआ कि मकतूल का इशारा तो अपनी बीवी की डायरी की तरफ था, जिसकी उसकी जन्म तिथि वाली तिथि पर वो तहरीर दर्ज थी जो ये स्थापित करती थी कि उस रोज राजनगर जाकर वसुंधरा महाजन ने अपनी नई वसीयत की थी। लेकिन हमने वो इशारा किताब के 27 नंबर पृष्ठ पर छपी एक कहानी की तरफ समझा, जो कि एक कला के चोर के कारनामे से तो ताल्लुक रखती थी।
उस कहानी से प्रेरणा पाकर हम यहाँ पहुंचे और बाहर फैंसी दीवार में छुपी उन 20 बेशकीमती मूर्तियों का सुराग पाने में कामयाब हो गए, जिसकी बाबत की मकतूल कहता था कि उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। उसने ये दावा यकीनन तब किया होगा जब वो अभी तुमसे वाकिफ नहीं था, वरना मजाल ना होती उसकी ऐसा कोई दावा करने की। सुनील हंसा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तोशनीवाल को पता नहीं था कि महाजन जहर खा गया था। पहले पता नहीं था, लेकिन तब पता था जबकि उसे केडिया के हाउस ट्रेलर में मिस्टर महाजन को झेरी के सिविल अस्पताल ले जाने की खबर लगी थी। लेकिन तोशनीवाल तो मिस्टर महाजन के कत्ल का पहले ही मन बना चुका था, इसलिए उन्हें तलाश करता फिर रहा था। ट्रेलर में पड़े मिस्टर महाजन की खस्ता हालत की उसे खबर जरूर होगी, लेकिन उसे यही अंदेशा होगा कि अस्पताल में उसे बचा लिया जाएगा। इसलिए ऐसी नौबत ना आने देने के लिए ही उसने उन्हें शूट कर दिया, ताकि उस फ्रॉड की पोल ना खुल पाती जो कि वो कर चुके, जो कि वो लोग पहले वसुंधरा महाजन की वसीयत के साथ कर चुके थे। जाहिर है। नर्स भावना सूद पर किसने गोली चलाई? यकीनन तोशनीवाल ने, जो कि अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परसों रात दीवार की पड़ताल के लिए वहां मौजूद नहीं था। तो क्यों मौजूद था? रोज गार्डन में दाखिल होने के लिए, कॉटेज की छत पर चढ़कर मास्टर बेडरूम के खुले डोम में से मिस्टर महाजन पर गोली चलाने के लिए। यह ख्याल मनसुख कोडिया को था और मिस्टर महाजन को इससे इत्तेफाक था। मैं इस बात को इसलिए खातिर में नहीं लाया था क्योंकि तब मेरे सामने मिस्टर महाजन पर मर्डर अटेम्प्ट की कोई पुख्ता वजह नहीं थी। बहरहाल भावना सूद को उस शख्स की भनक न लग गई होती, उसने उस पर टॉर्च की रोशनी डालकर उसे पहचानने की कोशिश न की होती, तो तोशनीवाल परसों रात ही मिस्टर महाजन को शूट करने में कामयाब हो गया होता। ओह, कृपाराम जी, नर्स पर गोली चलने की खबर चौकी तो पहुंची होगी? हाँ, कृपाराम बोला। खुद नर्स ने ही उस बाबत चौकी पर फोन लगाया था और तफ्तीश के लिए मैं खुद यहाँ पहुंचा था। वो गोली भी बरामद की होगी जो नर्स के सिर पर से रोशनदान का शीशा तोड़ती गुजरी होगी। हाँ, की थी। वो 32 कैलिबर की पिस्तौल से निकली गोली थी। और जो जहर से मरते महाजन साहब की छाती में उतारी गई थी, वो कैसी थी? कृपाराम ने प्रभुदयाल की तरफ देखा। वो भी 32 कैलिबर की पिस्तौल की गोली थी, प्रभुदयाल बोला। और सर जी, वो भी, कृपाराम तनिक उत्तेजित स्वर में बोला, जो मैंने कॉटेज की एक दीवार में धसी पाई थी। क्या यही बात साबित करने के लिए काफी नहीं है, सुनील बोला, कि हर बार गोली एक ही शख्स ने एक ही हथियार से चलाई? लिहाजा अगर तुम तोशनीवाल को महाजन साहब का कातिल कबूल करते हो तो तुम्हें यह भी कबूल करना होगा कि नर्स भावना सूद पर भी गोली उसी ने चलाई थी, और महाजन साहब समझकर डॉक्टर पावा पर भी गोली उसी ने चलाई थी। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। सर जी, कृपाराम ने और उत्तेजित होकर दिखाया, कॉटेज की छत पर मुझे छोटे साइज के पैरों के निशान बने मिले थे, जिनकी बाबत मैंने कहा था कि वो किसी औरत के भी हो सकते थे। सर जी, तब मेरा ध्यान इस बात की तरफ नहीं गया था कि ये वकील तोशनीवाल भी नन्हा सा जनाना सा आदमी था। देखा माई बाप, कैसे कड़ी से कड़ी मिलती चली जा रही है। अब अगर उस मजार के दिए के पास से कोई 32 कैलिबर की पिस्तौल बरामद हो जाए और यहाँ से चुराई डायरी भी वो अभी अपने पास ही रखे हुए हो, तो आप यहीं से ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि सुबह का सूरज उसे जेल की सीखचों में से दिखाई दे। अपना मोबाइल मुझे दो। विद ग्रेट प्लेजर बॉस। अगला दृश्य। सुनील नॉर्थ शोर पहुंचा। वहां जो 3 जने उसे अपने पिछले फेरे में मिले थे, उनमें अब दीक्षा भटनागर का इजाफा हो गया था। चाय के दौर के साथ सुनील ने तमाम किस्सा बयान किया। ओह, केडिया अवसादपूर्ण स्वर में बोला, तो सब किया धरा उस वकील के बच्चे का था? जी हाँ। कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि कानून से सजा पाने की जगह उसे मेरे हवाले कर दिया जाए ताकि मैं उसकी हड्डी बोटी छितरा सकूं। कानून से तो वो बहुत हल्की सजा पाएगा। डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मामला है, फांसी पर लटकेगा। तभी तो बोला कि हल्की सजा पाएगा।
ऐसा आदमी ऐसी चैन की चुटकी में हो जाने वाली मौत का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। कोई घंटा 2 घंटा तो लगे प्राण निकलने में। मौत का इंतज़ार मौत से भी भयानक होता है। वो वकील है, कोई बचाव की सूरत निकाल लेगा? नहीं निकाल पाएगा। मर्डर वेपन, 32 कैलिबर की गैर लाइसेंस शुदा पिस्तौल तो उसके पास से बरामद हुआ ही है। अहमकों की तरह वसुंधरा महाजन की वो डायरी भी अभी अपने पास ही रखे था, जो कि उसने महाजन साहब की स्टडी से चुराई थी। ऊपर से ये स्थापित होके रहेगा कि कॉटेज की छत पर से मिले कदमों के निशान उसके थे, और ऊपर से उन्होंने भी उससे मुंह फेर लिया है, जो कि कभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। लीलावती और भूपेंद्र? हाँ। उनकी क्या पोजीशन है? वो भी गिरफ्तार हैं। वसुंधरा महाजन की वसीयत के साथ हेराफेरी करके नाजायज और गैर कानूनी तरीके से उसका वारिस बनने की कोशिश से लेकर इरादाई कत्ल और कातिल के जोड़ीदार होने जैसी कई चार्जेस हैं उन पर। महाजन साहब के कत्ल में वो भी शरीक माने गए तो फांसी से भले ही बच जाएं। लीलावती औरत होने की वजह से सजा, सख्त सजा पाएंगी। सख्त सजा ना भी हुई तो बाकी चार्जेस के बिना पर जेल की सजा काटना उनके लिए अनिवार्य है। अंत बुरे का बुरा। जहर को लेकर जो खेल उन्होंने खेला था उसे तो वो कबूल भी कर चुके हैं। भूपेंद्र ने खुद अपनी जुबानी माना है कि वो मनोज पुरवार की मुतवातर ब्लैकमेल से आजिज आए हुए थे। लीलावती को यह तरकीब सूझी थी कि वो माँ बेटा पहले खुद को कत्ल की कोशिश का शिकार स्थापित करें और फिर आन वैसे ही पुरवार के कत्ल का सामान करें। अपनी हालत उन्होंने एपिकाकुआना खाकर बद की, जिसके लक्षण एन आर्सेनिक पॉइजनिंग जैसे होते हैं और जिसकी बाबत लीलावती जानती थी। फ्रैंकी द्वारा खरीदे गए आर्सेनिक की बाबत भूपेंद्र कहता है कि उसे पहले से मालूम था कि उसका पैकेट पेंट्री में पड़ा था। शुगर पॉट में आर्सेनिक मौका साध कर भूपेंद्र ने डाला था, लेकिन उनकी बदकिस्मती की अपनी रोजाना की रूटीन के खिलाफ उस रोज पुरवार ने चाय न पी, और यूं वो जहर का शिकार होने से बच गया था। वो शिकार हो जाता तो क्या पता रंजीत बच जाता। जहर से शायद बच जाता मिस्टर महाजन, लेकिन मौत से ना बच पाते। तोशनीवाल तो उनके खिलाफ अपनी चाल हर हर हाल में चलता। तभी तो जहर वाली वारदात वा- तभी तो जहर वाली वारदात वाकया होने के पहले की रात को वो हथियारबंद होकर वहां पहुंचा था। भावना की तवज्जो इत्तेफाकन उसकी तरफ ना चली गई होती तो मिस्टर महाजन का तो 26 की रात को ही काम तमाम हो गया होता। भावना के शरीर ने झुरझुरी ली। कमीना, केडिया नफरत भरी स्वर में बोला। लानती। कुछ क्षण खामोशी रही। एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ, भावना सोचती हुई बोली। ये बात स्थापित है कि जहर नमकदानी में था और उसमें से चिली चिकन पर नमक छिड़कते माँ बेटे को मैंने खुद देखा था। फिर वो जहर के प्रकोप से कैसे बच गए? सिंपल, सुनील बोला। क्योंकि तब नमकदानी में जहर नहीं था। वो नमकदानी में डिनर खत्म हो जाने के बाद किसी वक्त तब डाला गया जब डाइनिंग हॉल में कोई नहीं था, और एपिक्वाना नामक औषधि उन्होंने डिनर के बाद बड़े आराम से अपने अपने बेडरूम में बैठकर खाई थी। ओह, पुरवार की क्या खबर है? केडिया ने पूछा। अगर माँ बेटे ने कबूल किया है कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, तो ब्लैकमेलर पर भी तो कोई एक्शन होना चाहिए। हुआ है। वो गिरफ्तार है, लेकिन अब चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है कि वो इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है, जबकि पिछली रात ब्लैकमेल वाली बात उसने खुद अपनी जुबानी कबूली थी। साफ? साफ तो नहीं, लेकिन जो कहा था उसका मतलब यही था। कहा क्यों? मर्जी से ना कहा, कहलवाया। किसने? मैंने। कैसे? झांसा दिया। टॉप के झांसेबाज फ्रैंकी डोनाटो से बाकायदा सबक लेकर। क्या किस्सा है? सुनील ने वो किस्सा भी बयान किया। ओह, सुनकर केडिया बोला। अब जब उसे पता लग गया है कि उसे झांसा देकर उसकी जुबान खुलवाई गई, तो वो अपने बयान से मुकर नहीं जाएगा? मुकर चुका है। बहरहाल वो बात अहम नहीं। भूपेंद्र एंड कंपनी को वो ब्लैकमेल कर रहा था या उनका खून पी रहा था, इससे उन लोगों के अलावा किसी उसका कोई लेना देना नहीं। मौजूदा हालात में पुरवार के ब्लैकमेलर साबित होने से उनका कुछ संवरने वाला नहीं,
और ना साबित होने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ठीक। अब आप महाजन साहब के इकलौते और कानूनी वारिस हैं। उसकी मुझे क्या खुशी होगी? केडिया आह भरकर बोला। दोस्त खोकर दौलत पाई तो क्या पाया? ये पाया कि उसे कुपात्रों के हाथों में जाने से रोका। वो तो है। मैं मैं सब दान कर दूंगा। क्या आप बुरा करेंगे? अब मैं एक सवाल बड़े संकोच से पूछ रहा हूं। क्या? आपकी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आज की हाजिरी है, लेकिन अब मैं दोस्त की चिता को अग्नि दूं या शादी करूं? आखिरकार तो करेंगे ही। हाँ जरूर, लेकिन अब जब करूंगा अग्नि के फेरे लेकर करूंगा। सुना है पंडित लोग दो शादियां इकट्ठी कराने पर दक्षिणा में डिस्काउंट दे देते हैं। दो शादियां? दूसरी कौन सी? जरा हमारे डॉक्टर साहब और उनकी नर्स साहिबा की शक्लें देखो। जवाब की जरूरत नहीं। ओह। फिर उसके सुनील के मुंह से निकला ओह। फिर उसने दीक्षा भटनागर पर निगाह डाली। केडिया साहब, वो बोला, गुस्ताखी की माफी के साथ एक आखिरी बात और। महाजन साहब का कहना था कि दुश्मन बाजरिया दीक्षा भटनागर आपके लिए जाल फैला रहा है। क्या उनका कहना गलत था? कहना ठीक था, लेकिन दुश्मनों का षड्यंत्र बैकफायर कर गया। कैसे? पता नहीं इसने मेरे में क्या देखा, क्या पाया, इसे क्या भाया कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसकी अंतरात्मा को मुझे धोखा देना गवारा न हुआ। नतीजतन इसने मुझे सब कुछ साफ साफ कह सुनाया और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए किनारा कर लेना चाहा, जो कि मैंने इसे करने नहीं दिया। सुनील ने एक नए सम्मान के भाव से दीक्षा की तरफ देखा। समाप्त।